ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल क्यों हो जाती है, और फिर कैसे इसने बिल्कुल ही एक नई साइंटिफिक फिलॉसफी क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत की, जिसके बाद हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई हम शुरू करते हैं इसके टाइटल से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे इस लेक्चर में हम पहले क्या पढ़ेंगे कि पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई रेडिएशन क्या होती है और ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं, ओके। और उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम थी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये इसका जो शुरुआत में जो आइडिया था वो किस वैज्ञानिक के दिमाग में आया था, ओके। और उसके बाद हम देखेंगे स्टेप टू स्टेप कि जो पहला कदम था वो किसने बढ़ाया, ठीक है, दूसरा कदम किसने बढ़ाया, और भाई ऐसे भाई इंक्रीमेंटल स्टडीज होते होते लास्ट में वो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस घटना को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो भाई शुरुआत करते हैं हम रेडिएशन से। अब आप सोचो कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ब्लैक बॉडी पहले आता है, रेडिएशन बाद में आता है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक बार जब आपके दिमाग में रेडिएशन का आइडिया आ जाएगा ना कि भाई रेडिएशन का प्रोफाइल क्या होता है, थर्मल रेडिएशन स्पेशली, ठीक है, तभी आप ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन को समझ पाओगे। तो पहले एक बारी रेडिएशन की बात कर लेते हैं। तो रेडिएशन के बारे में जानने से पहले आप मुझे ये बताएं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। उसमें ये होता है कि जो हीट होती है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कैसे ट्रांसफर करती है, ये आपने पढ़ा होगा, इजंट इट, ठीक है। तो आपने वही अपनी 11th में 12th में आपने पढ़ा होगा कि मेनली 3 मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के। उनमें पहला आपका होता है कंडक्शन, दूसरा आपका होता है कन्वेक्शन और तीसरा आपका होता है रेडिएशन। इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो पहले हम देखते हैं कंडक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी कि यहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करती है, और यहां पर एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मीडियम के भाई यहां पर हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, और ये भी आपने ध्यान रखनी है कि यहां पर मीडियम ट्रेवल नहीं करता। दूसरा आपका होता है कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मास मूवमेंट ऑफ मैटर। इसके अंदर भी वही मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहां पर होता क्या है कि यहां पर साथ में मैटर खुद भी ट्रेवल करता है। इसको हम थोड़ा आपको वही एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू इसको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और तीसरा आपका जो मोड होता है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट का ट्रांसफर तो होता है, लेकिन बिना किसी मीडियम के, नो मीडियम रिक्वायर्ड। बिना किसी मीडियम के जब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक आपको हीट ट्रांसफर करनी हो तो सिर्फ एक ही मोड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। आप ये देखें, इस ग्राफिक्स से आप इसको भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सीख पाओगे। आप ये देखो, यहाँ पर ये आग जला रखी है, ये एक मानो ये आयरन रॉड है, इसका एक सिरा आग के अंदर हो तो क्या कुछ समय के बाद दूसरा सिरा अपने आप गर्म नहीं हो जाएगा, इजंट इट? क्योंकि यहाँ पर भाई, क्योंकि ये एंड इसका भाई इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये इसका हॉट एंड है, ये इसका कोल्ड एंड है, ठीक है। तो हॉट एंड से कोल्ड एंड अपने आप हीट फ्लो करने लग जाएगी, ओके। लेकिन यहाँ पर ये आपको पता होगा कि यहाँ पर जिस चीज़ से ये आयरन रॉड मिल के बनी है, मतलब आयरन के एटम से, वो एटम्स यहाँ पर मूव नहीं करते, मीडियम यहाँ पर मूव नहीं करता। इसको बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन कैसे होता है? विया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर आप देखें कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे काम करता है? अब जब आपने भाई सर्दियों में आपने आग तापी होगी, है ना भाई, वैसे हमारे हिंदुस्तान में तो भाई जो भारतवर्ष है वहाँ पर तो गाँव में तो, बल्कि गाँव देहात में तो ये परंपरा और भी ज़्यादा है, ठीक है, कि भाई बच्चे आग जला के उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, और उसके कई बच्चे तो उसके ऊपर से जंप भी करते हैं, ओके। तो आप ये बताओ, जब आप उस आग के ऊपर हाथ लेके आते हो तो क्या हाथ ज़्यादा गर्म नहीं होते, बजाय कि हम साइड में हाथ रखें? तो ऐसा क्यों? क्योंकि आग के ऊपर जो एयर है वो एयर गर्म होकर ऊपर उठती है, और जब वो एयर गर्म होकर ऊपर उठती है तो ठंडी हवा तो उसका स्थान घेर लेती है, और गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, हमारे हाथों तक पहले पहुंचती है। तो यहाँ पर भी हीट का ट्रांसफर होने लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मीडियम है, जो एयर है, वो खुद भी तो मूव करता है। आप इसको भाई ऐसे भी मान सकते हैं
जब आप किसी भगोने में या किसी पतीले में चाय का पानी गर्म करते हैं तो पतीले का जो मैटर है, पतीला जिस मैटर से, जिस मटेरियल से मिलकर बनता है, वो मटेरियल के पार्टिकल्स तो मूव नहीं करते। यानी कि पतीले को अगर आप ऊपर से साइड से आप टच करते हो तो वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो मेटेलिक वेसल है उसमें कंडक्शन होने लग रहा है हीट का, और भाई वहाँ पर डॉट एंड से लेके कोल्ड एंड तक हीट ट्रांसफर कर जाएगी। ठीक है, लेकिन उसमें जो पानी है, पानी कैसे बिहेव करता है कि जो पानी नीचे है वो तो ऊपर आ जाए गर्म हो गए, पहले होता ना ऐसा भाई। ठीक है, तो वहाँ पर उसको बोले कन्वेक्शन। ठीक है, और तीसरा आपका मोड होता है रेडिएशन। अब आप साइड से हाथ तापते हो तो भी तो आपको भाई हीट में महसूस होएगी, आपको होगे बीच में एयर भी तो है, अगर एयर ना भी हो ना तब भी आपको ये हीट महसूस होएगी भाई, इसको बोलते हैं रेडिएशन। ये इतना इंपॉर्टेंट मीडियम है हीट ट्रांसफर का, अगर ये ना होता तो भाई अर्थ के ऊपर लाइफ भी पॉसिबल नहीं थी। मैं आपको कैसे कैसे पॉसिबल है, आप ये बताएं, क्या अगर जो सूरज है उसकी गर्मी धरती तक ना पहुंच पाए तो क्या धरती पर वही जो लाइफ है वो पॉसिबल है, सर्वाइव कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तो सूरज की रोशनी जो हीट है भाई वो ज़मीन तक कैसे पहुंचती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू। और आपको मालूम होगा भाई कि अर्थ का एटमॉस्फेयर तो बहुत कम ऊंचाई तक है, अर्थ और सूरज के बीच में वैक्यूम है, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, एयर नहीं है वहाँ पर कुछ भी। ठीक है, बहुत थोड़ी ऊपर तक एयर होती है, उसके बाद तो भाई जब स्पेस स्टार्ट होता है ना, आउटर स्पेस है, वहाँ पर अर्थ से लेके सन के बीच में कुछ भी नहीं होता। अब आपने देखा भाई कंडक्शन को मीडियम रिक्वायर्ड है, कन्वेक्शन को मीडियम रिक्वायर्ड है हीट ट्रांसफर के लिए, सिर्फ रेडिएशन को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है अगर मान लिया रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर ना हो पाती तो सूरज की गर्मी, सूरज की जो रोशनी वो हम तक कभी भी नहीं पहुँच पाती, और अगर सूरज की रोशनी भाई यहाँ पर नहीं पहुँच पाती तो लाइफ ज़मीन के ऊपर पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, अब रेडिएशन पढ़ने के बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं एक बारी थर्मल रेडिएशन की, कि भाई थर्मल रेडिएशन क्या होता है, व्हाट इज थर्मल रेडिएशन। तो आप पहले इसकी आप डेफिनेशन ही देख लें। ओके, देखो हम बात पहले रेडिएशन ही करेंगे, उसके बाद हम ब्लैक बॉडी, उसके बाद हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन, और फिर स्टेप टू स्टेप भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पहले आप देखिए थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन में सिंपली बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेटेड बाय द थर्मल मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, यानी कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो उसको बनाने वाले पार्टिकल्स हैं, चाहे आपका भाई सॉलिड है, चाहे आपका लिक्विड, चाहे आपका गैस है, ठीक है, उनकी मूवमेंट से, उनकी थर्मल मोशन से जो रेडिएशन जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। आपको हो गया भाई पार्टिकल्स की मोशन से थर्मल रेडिएशन कैसे जनरेट होता है। देखो इसका भाई मैकेनिज्म फिलहाल तो आपके स्कोप से बाहर है, वो आगे हम आपको शायद आपको उसके अंदर बताएंगे नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन थोड़ा आप ये ध्यान रखें, थर्मल मोशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेशन का जो आइडिया है उसको एक्सप्लेन करने के दो अलग अलग फ्रेमवर्क हैं, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल। जो क्लासिकल फ्रेमवर्क है उसमें आपने सुना होगा कि जब चार्ज मोशन में आता है, चार्ज जब एक्सेलरेट करता है या डाइपोल ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है, आपने वही पढ़ा होगा। और क्योंकि सभी मटेरियल्स के अंदर चार्ज होता है, आपको पता है भाई वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, तो जब आप किसी चीज़ को हीट सप्लाई करते हो, उसको आप गर्म करते हो, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है, उनके अंदर भाई मोशन स्टार्ट होती है। और ये मोशन स्टार्ट होने के बाद उसके अंदर एक तरह से चार्ज की भी मोशन शुरू हो जाती है, चार्ज उसके अंदर भाई एक्सेलरेट करता है और ऑसिलेटिंग डाइपोल्स क्रिएट होते हैं जिनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है। इसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। मैंने आपको सिर्फ थोड़ा क्लासिकल पर्सपेक्टिव आपको बताया, लेकिन बात आपको भाई ये क्लियर होगी कि थर्मल रेडिएशन क्या होता है। किसी भी चीज़ को गर्म करने पर थर्मल मोशन की वजह से जो वहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है उसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। एक बार आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, ठीक है। ये हालांकि ये काफ़ी लंबे अंतराल में हमने भाई पता लगाया था कि भाई इसकी क्या क्या फीचर्स होती हैं, हम इनको वन बाय वन आगे डीपली करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो पहले देखते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक थर्मल रेडिएशन की। एवरी मैटर एट ए टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जीरो एमिट्स थर्मल रेडिएशन। पहली चीज़ तो क्या भाई कि हर एक चीज़ जिसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है वो थर्मल रेडिएशन एमिट करेगा ही करेगा, उसको आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। ये उसका भाई उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे भाई मेरा बॉडी टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आप ये देखें कि मैं भी थर्मल रेडिएशन एमिट करने लग रहा हूँ, ठीक है। ये जो भाई फ़ोन है ये सब कुछ थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट जिसका भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा। दूसरा क्या है, थर्मल रेडिएशन इज द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डजंट रिक्वायर मीडियम। ये मैंने आपको बताया था भाई कि हीट ट्रांसफर का ये अकेला ऐसा मोड है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरा आपका भाई क्या है इसका पॉइंट
द वेवलेंथ डोमेन ऑफ थर्मल रेडिएशन इज फ्रॉम लॉन्गेस्ट इंफ्रारेड टू द शॉर्टेस्ट अल्ट्रावायलेट रेज। यानी कि जो थर्मल रेडिएशन एमिट होता है उसकी रेंज क्या होती है भैया, आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें आप वही उसमें उसकी बहुत वाइड रेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, तो थर्मल रेडिएशन का वही किसी चीज़ को गर्म करने पर जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती हैं। तो ये जो आपकी लॉन्गेस्ट इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उनसे लेके और जो आपकी शॉर्टेस्ट अल्ट्रावायलेट उस रेंज के अंदर आपका भाई थर्मल रेडिएशन एमिट होता है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, द इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी विद इन एमिशन रेंज इज डिक्टेटेड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस। जो सरफेस एमिट करने लग रही है उसके टेम्परेचर से ये बात निर्धारित होएगी भाई कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज होगा और उसकी इंटेंसिटी होगी वो कितनी होएगी, इसको आपको आगे बताएंगे भाई। ठीक है, जैसे आप देखोगे अगर कोई चीज़ भाई ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं है तो वो यूजुअली इंफ्रारेड रीजन के अंदर ही सफिशिएंट इंटेंसिटी की रेडिएशन एमिट करती है, और आपको पता है हम इंफ्रारेड रेडिएशन को हम नहीं देख सकते। इसीलिए अगर मान लिया भाई डार्क है, अंधेरा हो रखा है, ठीक है, तो आप दूसरे इंसान को देख नहीं सकते। क्यों? तो हालांकि उसका टेम्परेचर क्या है 0 केल्विन से ज़्यादा और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एमिट करने लग रहा है, लेकिन वो जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसकी रेंज इंफ्रारेड में है और इसीलिए आप उसको देख नहीं पा रहे। लेकिन आपने भाई डिस्कवरी वगैरह आपने देखा होगा, वहाँ पर कई ऐसे भाई ऐसी स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, ऐसे भाई क्रीचर्स होते हैं, ऐसे जीव होते हैं, जैसे भाई सांप है, ठीक है, वो अंधेरे में भी देख पाते हैं क्योंकि उनकी जो आँखें होती हैं, जैसे हमारी आँखें सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज के फोटोन्स को ही सेंस कर सकती हैं, उनकी आँखों की बायोलॉजी होती है, उनकी जो एनाटॉमी होती है, उनके शरीर की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, उनकी आँखों की जो बनावट वैसी होती है कि वो डिटेक्ट कर सकती है इंफ्रारेड रेडिएशंस को भी, इसलिए उनको वो चीज़ें वहाँ पर नजर आती हैं। आपने देखा भी होगा। ठीक है, आपको अगर फिर भाई दिन में इंसान लोग आपस में एक दूसरे को कैसे देख पाते हैं, हम एक दूसरे को भाई हम जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं उससे नहीं देख पाते, वो तो हमारे ऊपर जो लाइट पड़ती है। ठीक है, अब अगर मान लिया इस रूम के अंदर भाई अगर मैं सारी लाइट्स ऑफ कर दूं तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से रेडिएशन एमिट नहीं होने लग रही, मेरे से रेडिएशन तब भी एमिट होने लग रही है, लेकिन वो रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन की है, यानी कि उनकी जो वेवलेंथ वो कहीं ज़्यादा है आपकी क्या बोलते हैं रेड फोटोन से, रेड वेवलेंथ से। ओके, इसलिए आप मुझे नहीं देख पाओगे। लेकिन जब आप इस लाइट को ऑन करते हो, आप जब इस रूम के अंदर इस हॉल के अंदर आप लाइट्स ऑन करते हो तो क्या होता है, तो मेरे से एमिट होने वाला रेडिएशन उसके ज़रिए आप मुझे नहीं देखते, लेकिन मेरे ऊपर जो लाइट गिरती है उस लाइट का कुछ हिस्सा मेरे से टकरा के रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि आप मेरे से जो भाई रेडिएशन एमिट होती है उससे नहीं, मेरे से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है आप उसकी वजह से आप मुझे देख पाते हो। ये इनके अंदर एक बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है, गुड एमिटर्स आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर्स एंड वाइस वर्सा। द रेट ऑफ एमिशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। इसका मतलब ये है कि जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो अच्छे एमिटर भी होते हैं, और जो पुअर एब्जॉर्बर हो पुअर एमिटर होंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि भाई जो रेट ऑफ एमिशन वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द एमिटिंग सरफेस। अगर मान लिया कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है तो वो रेडिएट भी बहुत ज़्यादा करेगा, अगर कोई एब्जॉर्ब ही कम करता तो वो रेडिएट भी क्या करेगा भाई, कम करेगा। आप कहोगे एब्जॉर्प्शन कम ज़्यादा कैसे होता है, देखो एक तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक पॉलिश्ड सरफेस हो, ठीक है, वो कम एब्जॉर्ब करती है, और एक हमारे पास बिल्कुल ब्लैक सरफेस हो और पॉलिश ना कर रखी हो उसके ऊपर, तो वो क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट कम करती है और एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है, इजंट इट। और सिक्स्थ पॉइंट क्या है, द टोटल रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है ये। ठीक है, ये कहता है, मतलब ये जो सिक्स्थ पॉइंट ये बोलता है कि 2000 केल्विन पे कोई ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन एमिट करता है उस सारे रेडिएशन की आप एनर्जी कैलकुलेट कर लें कि भाई वो टोटल कितनी एनर्जी एमिट करने लग रहा है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगर आप उसके टेम्परेचर को 2000 केल्विन की बजाय 4000 केल्विन कर देते हो तब क्या होएगा, तो आपने टेम्परेचर आपने डबल कर दिया, लेकिन जो एमिटेड एनर्जी वो डबल नहीं होएगी, वो हो जाएगी 16 टाइम्स, यानी आपने क्योंकि टेम्परेचर की फोर्थ पावर, तो अगर टेम्परेचर डबल होता है यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 4, तो क्या हुआ, 2 की पावर अगर 4 होती है
तो वो हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, वो आपका आ गया भाई 16, यानी कि 16 टाइम्स क्या करेगी, ज़्यादा एनर्जी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट 2000 केल्विन पे जितनी एनर्जी एमिट करता है 4000 केल्विन पे उससे वो 16 गुना ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा। समझे मेरी बात? तो पहले हमने आइडिया लिया रेडिएशन का, फिर थर्मल रेडिएशन का, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी की, कि भाई ब्लैक बॉडी क्या है। इस चीज़ मैंने आपको पहले क्यों पढ़ाई कि रेडिएशन क्या होती है, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने से पहले आपने पहले पढ़ा रेडिएशन, ताकि आप ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन को समझ पाओ, ठीक है, कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। जब किसी भी मैटर के ऊपर भाई रेडिएशन पड़ती है ना, तो उसके साथ 3 काम हो सकते हैं, या तो वो उससे टकरा के भाई रिफ्लेक्शन में जाएगी, या ट्रांसमिशन होएगा उसका, या क्या होएगा उसका एब्जॉर्प्शन। तो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। मान लिया ये हमारा वो मैटर है और ये है भाई इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो पार्टली क्या होगी, रिफ्लेक्ट, पार्टली क्या होगी मैटर के अंदर एब्जॉर्ब, और पार्टली क्या होती है इसमें से ये ट्रांसमिट। तो किसी बॉडी का टेम्परेचर रेज करने में सिर्फ और सिर्फ किसका हाथ होता है, इस एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का, ना तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ना ही ट्रांसमिटेड रेडिएशन। और हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक बॉडी की एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। कोई बॉडी भाई ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, कोई बॉडी कम एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को ब्लैक पेंट कर रखा है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, अगर किसी को आपने वाइट पेंट कर रखा है भाई तो वो कम एब्जॉर्ब करती है। पॉलिश्ड सरफेस कम एब्जॉर्ब करती है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर देती है। या फिर हमारे पास भाई कोई ग्लास है, ग्लास भी एब्जॉर्ब कम करता है, क्यों? क्योंकि वो भाई ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से लाइट क्या हो जाएगी, उसमें से ज़्यादातर रेडिएशन क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिशन जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर एब्जॉर्प्शन कम होएगा, रिफ्लेक्शन जहाँ पर ज़्यादा होएगा वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन कम होएगा। जहाँ पर रिफ्लेक्शन कम होएगा, ट्रांसमिशन कम होएगा, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होएगा, ज़्यादा। तो हम देखते हैं भाई ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो होती है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी की सारी रेडिएशन को ही क्या कर ले, एब्जॉर्ब। मान लिया हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक पड़ा है और जिसका अपीयरेंस ब्लैक है, ठीक है, तो वो भी एक ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगा, लेकिन उससे फिर भी कुछ ना कुछ रेडिएशन टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और हम चाहते हैं एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट पूरी ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर जाए। तो उसके लिए फेरिस ब्लैक बॉडी भाई ये एक स्पेशल क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये एक स्फेरिकल कैविटी है, अंदर से इसको ब्लैक पेंट किया गया है, और यहाँ पर ये कॉनिकल प्रोजेक्शन है, ठीक है, कॉनिकल यहाँ पर भी एक सरफेस है। तो यहाँ से जब रेडिएशन इसमें एंटर करेगी तो वो यहाँ से टकरा के इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होके लगातार इसी के अंदर टकरा के भी घूमती रहेगी। और बहुत ही रेयर चांस है कि भाई वो टकरा के क्या बोलते हैं 20-25 रिफ्लेक्शन के बाद भाई कोई थोड़ा बहुत रेडिएशन इससे वापस पार निकल पाए, क्योंकि ये बहुत ही नैरो एंट्रेंस होता है। उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। थोड़ा मैं आपको इसका बेटर वर्जन दिखाना चाहूँ तो आप ये देखें, यहाँ पर नजर आया आपको, ये अंदर से इसको ब्लैक पेंट किया गया, यहाँ से वही रेडिएशन आएगी, ये इसके अंदर लगातार टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होते, और हर एक ये आपको मैं बताऊँ भाई पहले जब इस पर टकराएगी ना तभी 99% के आसपास क्या हो जाएगी एब्जॉर्ब, कोई 1% बचेगी जो यहाँ टकराएगी। अब उस 1% का भी 99% यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, फिर उस बची हुई 1% का 1% यहाँ जाकर टकराएगा, फिर उसका उस बची हुई 1% के 1% का 1% फिर यहाँ जाकर टकराएगा। अब समझे, मतलब एक तरह से वो इसी के अंदर टकरा के लगातार भाई घूमती रहेगी और ये ऑलमोस्ट इसके अंदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, कि जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी की सारी रेडिएशन क्या कर ले, एब्जॉर्ब बोलेंगे ब्लैक बॉडी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जितनी भी जो बॉडीज़ हमको ब्लैक अपीयर होती हैं क्या सभी परफेक्ट ब्लैक बॉडीज़ हैं? नहीं, यहाँ पर अपीयरेंस से मतलब नहीं है, क्योंकि भाई कोई चीज़ ब्लैक अपीयर कब होती है, जब वो विजिबल रेंज के अंदर एब्जॉर्ब करे ना, तब वो क्या होती है, ब्लैक नजर आती है हमको। मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, वो विजिबल रेंज को सारी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब नहीं करता मान ले, या इंफ्रारेड रीजन को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसके ऊपर भाई रेडिएशन का एक ये मानो भाई एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर गिरती है। उसमें IR भी है, उसमें UV भी है, उसमें भाई आपकी विजिबल भी है। अब क्योंकि उसने विजिबल तो सारी एब्जॉर्ब कर ली और इंफ्रारेड और IR उसने एब्जॉर्ब नहीं की, तो इंफ्रारेड और IR उससे टकरा के क्या आ जाएंगी भाई, वापस आ जाएंगी, लेकिन उसके अपीयरेंस कैसे नजर आएगी हमको ब्लैक, तो वो ब्लैक बॉडी निकल आएगी। सिर्फ अपीयरेंस की बात नहीं है, समझे बात। और एक ब्लैक बॉडी, एक ऐसी बॉडी हो जो इंफ्रारेड को भी एब्जॉर्ब कर ले, विजिबल को भी, और क्या बोलते हैं भाई अल्ट्रावायलेट को भी,
तो ब्लैक वो भी नजर आएगी क्योंकि उसने भी विजिबल एब्जॉर्ब किया है, लेकिन उसने साथ में यूवी भी एब्जॉर्ब कर ली, साथ में उसने भाई आईआर भी एब्जॉर्ब कर ली, तो वो क्या कहलाएगी हमारी परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है जो ब्लैक नजर आए, क्योंकि ब्लैक तो वो भी नजर आ जाएगी जो सिर्फ विजिबल में एब्जॉर्प्शन देगी, जो यूवी में और आईआर में एब्जॉर्प्शन नहीं देगी, ब्लैक बॉडी निकल आएगी। ब्लैक बॉडी कहलाने के लिए उसको यूवी, विजिबल, आईआर जो भी रेडिएशन उसके ऊपर पड़ता है उसको सारा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो भाई हमने पढ़ लिया है रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद हमने भाई ब्लैक बॉडी की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि जो जितना भी रेडिएशन पड़े उस सारे को एब्जॉर्ब कर ले क्या कहलाएगी ब्लैक बॉडी। तो अब हमारे सामने भाई क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड द शॉर्ट आंसर इज द थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। शुरू में मैंने आपको बताया था थर्मल रेडिएशन, अब समझे क्यों बताया था, और फिर मैंने आपको बताया ब्लैक बॉडी जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होएगा, किसी ब्लैक बॉडी का थर्मल रेडिएशन, यानी जब कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी थर्मल रेडिएशन एमिट करे ना तो उसका थर्मल रेडिएशन क्या कहलाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो भाई हमने ये पढ़ लिया कि रेडिएशन क्या होती है और ब्लैक बॉडी क्या होती है, और उसके बाद हमारे सामने सवाल ये खड़ा होता है भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। अब हमको इसके बारे में बात करनी है, ओके। द ओरिजिन ऑफ ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है, द किरचॉफ्स लॉ 1859। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई, दूसरा फिर जो स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ दिया तो आप इसको कैच नहीं कर पाओगे। तो किरचॉफ्स ने थर्मल रेडिएशन है जो उसके बारे में अपना जो नियम था वो दिया था 1859 के अंदर, लेकिन किरचॉफ से पहले ही एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ने ये बात साबित कर दी थी कि जो पुअर एब्जॉर्बर्स होते हैं वो पुअर एमिटर भी होते हैं, और जो अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं वो अच्छे एमिटर होते हैं। तो भाई इसको समझने के लिए आप एक बात माने कि जैसे हमारे पास मेटल का इनक्लोजर है और बाहर से इसको इंसुलेट कर रखा है और इसको हमने T टेम्परेचर पर फिक्स कर रखा है, इसके अंदर एक ब्लैक बॉल है, एक इसके अंदर वाइट बॉल है। अगर आपने इनक्लोजर का आपने टेम्परेचर फिक्स रखा है तो क्या कुछ समय के बाद जो वाइट बॉल और ब्लैक बॉल हैं क्या वो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट करना शुरू नहीं कर देंगी, और वो किस में आ जाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई जो ब्लैक बॉल है वो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए बजाय कि वाइट बॉल के, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब आपने एक्सपेरिमेंटली इन दोनों का आपने टेम्परेचर मेजर किया तो आपने ये पाया कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, और किसके बराबर है, इनक्लोजर के टेम्परेचर के। तो आप सोचोगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि जो ब्लैक कलर है वो तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, ठीक है, उसका तो भाई ब्लैक बॉल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ब्लैक बॉल ने बेशक रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि भाई इस इनक्लोजर के अंदर थर्मल रेडिएशन भरा होगा, ठीक है, और वो थर्मल रेडिएशन फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा किससे, ब्लैक बॉल और वाइट बॉल से, ठीक है। तो जो ब्लैक बॉल है वो क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट करना शुरू कर देगा, और वाइट बॉल भी। तो आपका परसेप्शन ये होगा कि भाई ब्लैक बॉल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा, लेकिन वो बराबर मिलेगा। क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉल ने बेशक ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि ये एक भाई बेटर एब्जॉर्बर है। लेकिन आप ये तो देखें कि एक ये बेटर एमिटर भी तो है, और जो वाइट बॉल है आप कहोगे उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए क्योंकि इसने भाई रेडिएशन कम एब्जॉर्ब किया है, बिल्कुल कम किया है। लेकिन अगर ये कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करे और ज़्यादा रेडिएशन एमिट करे तो हम माने कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम। लेकिन इसने कम रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है थर्मल इक्विलिब्रियम पे आने के बाद, तो इसने भाई रेडिएशन एमिट तो क्या कर रही है, कम करने लग रहा है। तो अगर ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब तो कर ले ज़्यादा लेकिन एमिट ना करे, एमिट करे वाइट बॉल के बराबर, तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा, क्योंकि जो उसने एक्स्ट्रा रेडिएशन एब्जॉर्ब की होगी वो उसके टेम्परेचर को रेज करने में काम आएगी, इजंट इट। तो आपने कमाल की बात ये थी कि इस इनक्लोजर के अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो ब्लैक बॉल है और वाइट बॉल है उन दोनों का ही टेम्परेचर बराबर है। तो इस चीज़ के बारे में भाई एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ने पहले ही बता दिया था, लेकिन इस चीज़ का हमारे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन नहीं था कि भाई इस ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकल कैसे फॉर्मुलेट किया जाए, ठीक है। तो ये हैं गुस्ताव किरचॉफ। भाई 1824 में इनका जन्म हुआ था और 1887 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने, आपको पता भाई, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो भाई क्या बोलते हैं थर्मल रेडिएशन, उनके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है। तो आप ये देखें कि गुस्ताव किरचॉफ का नियम क्या था। तो गुस्ताव किरचॉफ ने अपना क्या नियम दिया, फॉर ए बॉडी ऑफ एनी आर्बिट्रेरी मटीरियल एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग थर्मल रेडिएशन एट एवरी वेवलेंथ इन देयर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी क्या था कि भाई कोई भी बॉडी
जो कि थर्मल रेडिएशन एमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। द रेशियो ऑफ इट्स एमिसिव पावर, उस बॉडी की जो एमिसिव पावर हो गया, आपको हो गया एमिसिव पावर क्या होती है भाई, एमिसिव पावर होती है कि आपको पता है ना कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है, तो पर यूनिट एरिया पर सेकंड जितनी एनर्जी एमिट होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको हम बोलते हैं उसकी एमिसिव पावर, ठीक है। तो एमिसिव पावर टू इट्स डायमेंशनलेस कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये था कि कोई भी बॉडी जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है और रेडिएशन को एमिट कर रही है, तो उस बॉडी की एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट है दुनिया की हर एक चीज के लिए। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर सबसे ज्यादा होती है, किसी भी टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा एमिट करती है। तो आप समझ गए भाई कि एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ये है भाई किरचॉफ्स लॉ। अब ये क्योंकि एक यूनिवर्सल चीज है, यूनिवर्सल से मेरा मतलब क्या है कि भाई दुनिया में ये हर चीज के लिए वैलिड है, ठीक है। उसका कलर कैसा है, उसकी सरफेस कैसी है, भाई क्या बोलते हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या उसका भाई वो मेटल है, नॉन मेटल है, इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये चीज सभी के लिए लागू है। यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे हर एक ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय इट्स एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज ऑलवेज सेम, और वो किसके बराबर होता है, एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। और तो ये यूनिवर्सल फंक्शन आ गया हमारे पास। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भाई EB है वो एक यूनिवर्सल फंक्शन है, और ये डिपेंड किस पे करता है, वेवलेंथ पे और टेम्परेचर पर। अब मैं इसको आपको फिजिकली आपको भाई समझाने की ट्राई करूं, तो आप इसको ऐसे माने कि 4000 केल्विन पे जो ब्लैक बॉडी है वो एमिट करने लग रही है 620 नैनोमीटर के रेडिएशन। 4000 केल्विन पे एक ब्लैक बॉडी 620 नैनोमीटर की रेडिएशन की फॉर्म में 100 यूनिट एनर्जी एमिट करने लग रही है। तो अब आप ये मान लें कोई ईंट है, उस ईंट को अगर मैं 4000 केल्विन पे अगर मैं उसको हीट कर देता हूँ ना, तो वो ईंट उसकी एमिसिव पावर 620 नैनोमीटर की हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, उस ईंट की भी जो एमिसिव पावर होगी और उसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है 4000 केल्विन पे, उनका रेशियो भी कितना होएगा, 100। हालांकि ईंट की एमिसिव पावर, मान लिया ईंट की एमिसिव पावर सिर्फ और सिर्फ कितनी ही मान लिया, 50 मानो, या आप ये मानो कि 4000 केल्विन पे ब्लैक बॉडी 620 नैनोमीटर की रेडिएशन की फॉर्म में ब्लैक बॉडी तो कितना एमिट करती है, 100 यूनिट एनर्जी, और ईंट सिर्फ कितनी यूनिट एनर्जी एमिट करती, मान लिया 50 यूनिट एनर्जी। तो ये पक्की बात है कि 4000 केल्विन पे उसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा वो 0.5 होएगा, यानी कि 50/0.5 कितना आ गया आपका वापस 100। यानी कि एमएससी पावर बराबर नहीं होती, लेकिन एमएससी पावर डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो हमेशा क्या रहेगा उसका, ब्लैक बॉडी के बराबर। ओके, तो अब हम एक बारी किरचॉफ्स लॉ का प्रूफ देख लेते हैं। आप ये माने कि भाई पर यूनिट एरिया पर सेकेंड क्यों अमाउंट ऑफ रेडिएशन स्ट्राइक कर रही है किसी बॉडी को भाई, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मान लिया मैंने AS, तो आप जब AS को मल्टीप्लाई करोगे क्या उसे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि उसने कितनी रेडिएशन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एब्जॉर्ब की है। तो AS इंटू क्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो है भाई पर यूनिट एरिया पर सेकेंड जो रेडिएशन वो बॉडी भाई एब्जॉर्ब करने लग रही है। और अब आप ये सोचें कि उस बॉडी की कोई जो आपने आर्बिट्रेरी बॉडी ली है उसकी एमएसवी पावर क्या है, ES, यानी कि एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड क्या है, ES। देखो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकंड क्यों है, लेकिन इसको कोफिशिएंट एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या जाएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये आपका आ गया AS इंटू क्यू, ठीक है। तो आप ये बताओ क्या थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने पर क्या रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर सेकंड बराबर नहीं होगी रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड के बराबर, बिल्कुल होगी। तो ये जो इक्वेशन है ये किसी आर्बिट्रेरी बॉडी के लिए है। अब आप ये माने अगर इस बॉडी की बजाय में हम एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कंसीडर करें तो हमको क्या देखने को मिलेगा, तो ब्लैक बॉडी के लिए जो भाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो हमारा होएगा AB,
और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और जो ES होएगा इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा EB से, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले में अगर AS को आप रिप्लेस कर देते हो AB से और भाई ES को आप रिप्लेस कर देते हो EB से, तो आपके पास ये इक्वेशन तो किसके लिए, किसी भी आर्बिट्रेरी बॉडी के लिए, और ये आपके पास अब क्या आ गई भाई, ये आपके पास इक्वेशन सेटअप हो जाती है ब्लैक बॉडी के लिए। ओके, अब ये आपको पता है कि ब्लैक बॉडी के ऊपर जितना भी रेडिएशन पड़ता है वो उस सारे के सारे को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसका मतलब AB की वैल्यू डेफिनेटली क्या है 1, तो आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 × Q इज इक्वल टू EB आ जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू EB। तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आई EB, तो Q की ये भाई EB है, ये B यहाँ पर क्या बोलते हैं सबस्क्रिप्ट है, ध्यान रखना आपको यहाँ अपने भी की ये MSC पावर किसकी, ब्लैक बॉडी की। तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई EB, और Q की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी आप खुद सोचें, AS को आप दूसरी तरफ फेंकोगे तो Q की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी ES/AS। तो Q की एक वैल्यू तो क्या यहाँ से क्या बनेगी ES/AS, और यहाँ से Q की वैल्यू क्या EB, दोनों इक्वल पुट कर दिए, हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ गई। तो आप खुद सोचिए हमारे पास अपने आप आ गया ना भैया कि MSC पावर ऑफ एनी आर्बिट्रेरी बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज सिंपली इक्वल टू MSC पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, तो ये आपका है किरचॉफ्स लॉ। तो भाई अब हम बात करते हैं जो पहला स्टेप था इसको सॉल्व करने का, जो फर्स्ट स्टेप है, अब हम फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे। देखो आपको हो गया भाई किरचॉफ्स ने जो नियम दिया था, अब इससे दिक्कत क्या है भाई, इससे दिक्कत ये है कि किरचॉफ्स ने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ये बात बता दिया था कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी आर्बिट्रेरी बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की फॉर्म में जितनी एनर्जी एमिट करती है डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, वो बराबर होएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होएगा। अब उसको हमने बोला था EB भाई आपको पता है सिर्फ और सिर्फ इसका फंक्शन है टेम्परेचर का और वेवलेंथ का, यानी आपने टेम्परेचर बदल दिया, ठीक है, तब भी MSC पावर बदल जाएगी। अगर आप MSC पावर किसी दूसरी वेवलेंथ पे आप चेक करें तो भी MSC पावर बदल जाएगी, ठीक है। तो लेकिन वो एक यूनिवर्सल फंक्शन था, लेकिन उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा कि भाई जो EB है उस, चलो मैं EB को भाई अब सिंपली आज के बाद में सिंपली E बोला करूँगा, ठीक है ना, यानी कि जो MSC पावर किसी ब्लैक बॉडी की वो सिर्फ इसका फंक्शन थी टेम्परेचर का और क्या बोलते हैं वेवलेंथ। लेकिन वो टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड कैसे करती है, उसका मतलब भाई एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होगा, इसके बारे में भाई किसी को पता नहीं था, ठीक है। किरचॉफ्स को भी इसके बारे में भाई कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि ये जो E है या EB है, जो EB है यानी MSC पावर है किसी ब्लैक बॉडी की, क्योंकि ये तो भाई यूनिवर्सल एक तरह से फैक्टर है, यूनिवर्सल फंक्शन है, क्योंकि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट का उस टेम्परेचर पर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो MSC पावर होगा डिवाइडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो सबका सेम होता है। तो क्योंकि एक यूनिवर्सल फंक्शन था तो इसके लिए आइडिया दुनिया का ये था भाई कि ये आसान होना चाहिए, इसमें ज़्यादा हमको भाई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक इसका भाई जो MSC पावर ब्लैक बॉडी है इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में कुछ आइडिया था नहीं कि भाई वेवलेंथ और टेम्परेचर पर ये डिपेंड तो करती, तो पता था क्योंकि टेम्परेचर में बदलते हैं तो MSC पावर ब्लैक बॉडी की बदल जाती है। मान लिया आपने ब्लैक बॉडी को 2000 केल्विन पे आपने हीट कर रखा है, तो 620 नैनोमीटर की रेडिएशन की फॉर्म में वो कितनी एनर्जी एमिट करती है ये हमने भाई नोट कर लिया। अब आप उस बॉडी को आप हीट कर देते हो 4000 केल्विन पे, ठीक है, या 3000 केल्विन पे, और 620 नैनोमीटर की जो रेडिएशन एमिट होने लग रही है उसकी फॉर्म में कितनी एनर्जी एमिट होती है आप वो चेक करो, तो वो बदल जाएगी। यानी कि एक तो किस पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, दूसरा ये डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। मान लिया अब आप टेम्परेचर आप रखो 2000 केल्विन ही, लेकिन एक बार यहाँ पे देखो कि 2000 केल्विन पे 620 नैनोमीटर के रेडिएशन की फॉर्म में जो एनर्जी एमिट होएगी ना वो अलग होएगी 2000 केल्विन पे 400 नैनोमीटर की फॉर्म में जो रेडिएशन एमिट होएगी उससे। अब समझे मेरी बात, यानी कि आपने टेम्परेचर सेम रखा, आपने डिफरेंट वेवलेंथ पे एनर्जी एमिटेड चेक की वो भी अलग है, और आपने वेवलेंथ सेम रखी, आप सेम वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी एमिटेड चेक कर रहे हो, अलग अलग टेम्परेचर वो भी क्या है डिफरेंट। तो ये तो पता था कि भाई ये डिपेंड तो करती है टेम्परेचर पर और वेवलेंथ पे, लेकिन कैसे डिपेंड करती है ये नहीं पता था। तो अब भाई साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने सवाल ये था कि हमको इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तैयार करनी है। तो जो पहला स्टेप था जो इसकी तरफ भाई लिया था वो था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। पहले हम देखते हैं भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता क्या है।
द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय एन आइडियल ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर। ये बात मैंने आपको भाई जो थर्मल रेडिएशन थी उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ाने के दौरान मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो ये था ना, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फुल वेवलेंथ डोमेन में जितनी एनर्जी एमिट होती है, मतलब सभी एनर्जी को आपने एक तरह से भाई ऐड कर देना है। यानी कि आप ये मानो कि कोई ब्लैक बॉडी को आपने हीट कर दिया 2000 केल्विन पे, इसका मतलब ये है कि कोई ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो टोटल एनर्जी एमिट करती है वो उस बॉडी के टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको फिजिकली कैसे आप समझोगे, इसको आप ऐसे समझो कि अब ये तो आपको पता भाई जो ब्लैक बॉडी है वो क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेंज ऑफ वेवलेंथ एमिट करती है। मान लिया आपने किसी ब्लैक बॉडी को 2000 केल्विन पे आपने हीट कर रखा है, ठीक है, तो वो रेडिएशन एमिट करेगी अल्ट्रावायलेट से लेके और जो इंफ्रारेड रीजन है, जो लॉन्ग इंफ्रारेड है, उनकी रेंज में वो सभी रेडिएशंस को एमिट करेगी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वो एमिट करेगी। हो सकता है भाई कोई ज़्यादा होगी, कोई वेवलेंथ भाई कम एनर्जी के साथ एमिट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली जो वेवलेंथ रेंज है उसको आप पूरी तरीके से क्या कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, तो आपके पास क्या जाएगी, टोटल एनर्जी। कोई यानी कि कोई ब्लैक बॉडी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जितनी भी वेवलेंथ्स एमिट करती है उन सभी वेवलेंथ्स की आपने एनर्जी जोड़ देनी है, तो वो होती है उसकी टोटल एनर्जी। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर की। तो आप ये माने कि 2000 केल्विन पे कोई ब्लैक बॉडी एक्स अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी एमिट करती है। टोटल एनर्जी, मैंने किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात नहीं की, मैंने बोला है कि सभी वेवलेंथ्स की एनर्जी मिला के, ठीक है, एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी मान ली उनकी हुई। अब आपने उस बॉडी का टेम्परेचर आपने 2000 से आपने कर दिया 4000 केल्विन, तो पता है कितनी टोटल एनर्जी एमिट करने लग जाएगी एकदम से 16x, यानी कि 16 गुना। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर की फोर्थ पावर की क्या है, प्रोपोर्शनल। यानी कि आपने अगर टेम्परेचर आपने डबल किया है तो 2 की पावर 4, बताओ कितना होता है, 2 की शक्ति 4, बताओ कितनी होती है, 2 × 2 × 2 × 2, ये आपका क्या आता है 60, ठीक है ना। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, ओके। और जब आप इसको भाई जब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे तो आपको यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर सिग्मा भाई एक कांस्टेंट है, इसको ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये इसकी वैल्यू है। और ये ध्यान रखना है कि वो प्रॉब्लम अभी भी है कि ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है वो विद वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करेगी, ये प्रॉब्लम अभी सोल्व नहीं हुई है। तो अब आपके दिमाग में आया कि भाई इस नियम को मैंने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्यों बोला था, और मैंने यहाँ पर एक भाई मैंने टाइम की रेंज क्यों बताई थी, क्योंकि 1879 में जोसेफ जो स्टीफन थे, ठीक है, उन्होंने इस नियम को जो फोर्थ पावर लॉ है इसको 1879 में इन्होंने इस नियम को एम्पेरिकल यानी कि अपनी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं उनके थ्रू उन्होंने इसको जस्टिफाई किया था, ठीक है। और जो बोल्ट्जमैन थे उन्होंने भी बिल्कुल यही नियम दिया कि भाई किसी ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली टोटल एमिसिव पावर यानी कि एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड सभी वेवलेंथ्स की मिला के वो किसके प्रोपोर्शनल होएगी, उस बॉडी के टेम्परेचर की फोर्थ पावर की, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन ने बताई थी बात ये, लेकिन बोल्ट्जमैन ने भाई, ठीक है, ये बताई थी थ्योरेटिकल स्टडीज़ के थ्रू, जो उनकी थर्मोडायनेमिक्स की जो भाई उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उनके जो थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट थे उन्होंने उनको यूटिलाइज करते हुए उन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है। तो आप समझ गए 1879 में जोसेफ स्टीफन ने इसको बताया था एक्सपेरिमेंटली और 1884 में इसको बताया गया था भाई थ्योरेटिकली। इसीलिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अच्छा, आपने ये बात आपने वही ध्यान रखनी है, ठीक है। द फोर्थ पावर लॉ इज ऑल्सो वैलिड फॉर bodies other than perfectly black, but the value of proportionality constant will be less than the Stephen Boltzmann constant. It will vary surface to surface. आप समझे मेरी बात, ये आपने ध्यान रखना है कि जो नियम है ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए नहीं है कि भाई टेम्परेचर डबल करने पर टोटल एमिसिव पावर जो होगी वो 16 टाइम्स हो जाएगी, ये सभी बॉडीज के लिए है, ओके। लेकिन उनके लिए जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा ये कम होएगा। मान लिया 2000 केल्विन पे किसी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर है x और 2000 केल्विन पे किसी आर्बिट्रेरी बॉडी की टोटल एमिसिव पावर है 0.5x, तो टेम्परेचर 4000 केल्विन करने पर ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर तो क्या हो जाएगी
16x यानी x इंटू 16, और उस आर्बिट्रेरी उस दूसरी बॉडी की जो एमिसिव पावर होगी टेम्परेचर को वही डबल करने पर वो हो जाएगी 0.5x इंटू 16, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे 16 टाइम्स बढ़ जाएंगी। ओके, तो भाई हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हमने पढ़ लिया है। तो भाई ये था पहला स्टेप। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप, जो सेकंड स्टेप था इसको सॉल्व करने के लिए, वो क्या था। तो आपने देखा भाई कि 1879 में स्टीफन क्या बोलते हैं फोर्थ पावर लॉ दिया, और 1884 में जो भाई बोल्ट्जमैन थे उन्होंने उस लॉ को थ्योरेटिकली प्रूव किया, यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ 1879 से लेकर 1884 तक पहला स्टेप था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भाई किरचॉफ्स के बाद जो आई हो हमारे पास, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था इसको सॉल्व करने के लिए, वो उठाया था एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विल्हेम वाइन। ये हैं विल्हेम वाइन। 13 जनवरी 1864 को इनका जन्म हुआ था, और 30 अगस्त 1928 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको मैं आपको बताऊं भाई, इनके काम के लिए 1911 में नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया था। तो आप खुद समझें भाई इनका काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा उस टाइम पे। तो भाई अब देखते हैं सेकंड स्टेप। 1893 में जो ये जर्मन वैज्ञानिक थे विल्हेम वाइन, उन्होंने वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया। लेकिन वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ से पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये बात भाई 19वीं सेंचुरी के एंड तक ये बात पता थी कि जब किसी ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं तो उससे लाइट एमिट, उससे भाई रेडिएशन एमिट होता है। अब वो रेडिएशन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, या भाई उस रेडिएशन के अंदर जो डिफरेंट वेवलेंथ उनकी इंटेंसिटी उनकी फॉर्म में कितनी एनर्जी एमिट होती है, ये सारी बातें 19वीं सेंचुरी के एंड जो लेट 19वीं सेंचुरी थी उस टाइम पे भाई ये चीज़ें पता थी। तो आप कह सकते हो कि जो एक्सपेरिमेंटल जो स्पेक्ट्रा है ब्लैक बॉडी का अलग अलग टेम्परेचर पर एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, वो एक्सपेरिमेंटली पता था। और इसके लिए भी किया क्या गया था, पहले मैं आपको बारी भाई ये जो डायग्राम इसके बारे में बताता हूँ ये है क्या, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिकली हीटेड कार्बन ट्यूब है जो कि एक तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह काम कर रही है। तो आपने इस कार्बन ट्यूब को आपने हीट कर दिया तो इससे रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। आपने वही चीज़ आपने देखी भी होगी कि आप जब किसी बॉडी को गर्म करते हो तो पहले वो रेड ग्लो करती है, उसके बाद वो येलोइश होती है, उसके बाद वो वाइट होती है, उसके बाद वो ब्लूइश वाइट होती है, ठीक है। इवन आपने जो टंगस्टन बल्ब होता है आपने उसका फिलामेंट भी आपने चेक किया होगा भाई, उसके फिलामेंट को जब लो वोल्टेज होती है तो वो थोड़ा रेडिश होता है, जब थोड़ी भाई लाइट ज़्यादा होती है तो वो येलोइश वाइट हो जाता है। हम उसको उसके बाद गर्म नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो मेल्ट हो जाएगा जो फिलामेंट है। लेकिन अगर उसको गर्म कर पाते और वो मेल्ट ना होता तो वो बिल्कुल वाइट, जैसे भाई आपने नहीं जो आजकल जो एलईडी वगैरह आती हैं वो जैसे बिल्कुल वाइट रोशनी देती है, वैसा आपको वाइट नज़र आता हो, ठीक है, सनलाइट की तरह। और आप उसको फर्दर गर्म करते तो वो ब्लूइश वाइट होता। ओके, जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उन्होंने भी क्या किया कि इस कार्बन ट्यूब को उन्होंने हीट किया, ठीक है। तो कार्बन ट्यूब से भाई जो लाइट निकलती थी उस लाइट की एक नैरो बीम हासिल कर ली। वो नैरो बीम जब पड़ती भाई इस कनकेव मिरर M1 पे, तो वो फिर भाई जाती है एक प्रिज्म के अंदर। अब आपको पता है जो प्रिज्म है उसके अंदर भाई वो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, थोड़ा आपको याद हो, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो रेडिएशंस को सेपरेट कर देता है। वो अलग अलग एंगल पे अलग अलग रेडिएशंस को अलग अलग एंगल पे मोड़ देगा। इसका आपको इसका फ़ायदा क्या है, अरे भाई जब इससे जाके यहाँ पर जाएंगी ये, ठीक है, तो ये रेडिएशंस भाई प्रिज्म से निकलने के बाद भाई इनको हम कहाँ कलेक्ट कर लेते हैं, इस स्लिट 2 के थ्रू भाई बोलोमीटर में। बोलोमीटर क्या होता है, बोलोमीटर में बस आप फिलहाल तो आप ये मानो कि बोलोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो उस पे पड़ने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो बता देगा कि भाई इस रेडिएशन की एनर्जी, इस रेडिएशन के अंदर भाई कितनी एनर्जी है। ओके, कितनी एनर्जी ने भाई एक तरह से बोलोमीटर को स्ट्राइक किया। ओके, तो यहाँ तो ये जो प्रिज्म है ये एक टर्न टेबल पे होता है, उस टर्न टेबल को हम घुमाते रहते हैं। तो टर्न टेबल को घुमा कर हम पहले तो इसके अंदर भाई एक वेवलेंथ जाने देंगे, फिर टर्न टेबल फिर घुमा के फिर वही दूसरी वेवलेंथ, फिर तीसरी वेवलेंथ, फिर चौथी वेवलेंथ उसके यूनिट रीजन के साथ, ठीक है, डी लैम्डा रीजन के साथ। ओके, तो उनकी हमारे पास क्या जाएंगी एनर्जीज। तो फिर उनको हमने प्लॉट कर दिया। तो हमारे पास अब आपने भाई 10th क्लास पास की होगी, तो 10th क्लास में आपने देखा होगा कि वहाँ पर जब आप कोई नहीं ऐसे भाई एक्सप्रेशन प्लॉट करते थे, मान लिया y = 2x + 3, ठीक है, तो उसका प्लॉट ड्रॉ करने से पहले y = 2x + 3 ग्राफ प्लॉट करने से पहले आप ऐसे एक टेबल बनाया करते
उस टेबल में आप ऐसे भाई यहाँ पर x और यहाँ पर y, आप x की वैल्यू अपने पुट की 1 2 3 4 5, तो y की वैल्यू आपके पास कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाया करती है, इजंट इट। और फिर x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऐसे ग्राफ बना के x इतना, y इतना, x इतना, y इतना, x इतना, y इतना, ऐसे आप उसके अंदर डॉट मिल लगा के और उनको भी मिला दिया करते। ऐसे आपने वही ग्राफ प्लॉट करना आता है। तो अगर आपके पास दो कॉलम्स है, दो कॉलम हो, वहाँ पर आपके पास एक कॉलम में x एक कॉलम में y होता था, तो आप x को तो x कोऑर्डिनेट और y को भाई y एक्सिस पे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर दिया। तो सिमिलरली आपने भाई यहाँ पर क्या क्या करना है, यानी जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो बोलोमीटर में भाई इसको कंडक्ट करने के बाद आपके पास क्या जाएगा, आपके पास दो कॉलम होंगे, एक कॉलम में तो क्या है वेवलेंथ्स और दूसरे कॉलम में क्या है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज, तो किस वेवलेंथ में कितनी एनर्जी है। मान लिया ये जो ट्यूब है इसको आपने 5000 केल्विन पे आपने इसको हीट कर रखा है, टेम्परेचर आप क्या बोलोगे कि 5000 केल्विन है, और फिर आपने भाई 5000 केल्विन पे कार्बन ट्यूब से निकलने वाली जो लाइट है उसको आपने एक नैरो बीम हासिल करके स्लिट 1 के थ्रू, और आपने भाई ऐसे प्रिज्म के थ्रू उसको पास करके और अलग अलग वेवलेंथ को यहाँ पर आपने कलेक्ट कर लिया। तो फिर आपने बताया भाई कि इसके अंदर क्या बोलते हैं 400 नैनोमीटर की ये एनर्जी है, 401 नैनोमीटर पे ये एनर्जी निकली है, 402 नैनोमीटर की रेडिएशन की फॉर्म में इतनी एनर्जी निकली है, 403 की फॉर्म में इतनी एनर्जी निकली है, समझे बात। तो आपके पास एक एक्स वाई कॉलम का आपके पास एक डेटा सेट होएगा, तो वो आपने फिर प्लॉट कर दिया। वाई, अब एक्स पे तो क्या है वेवलेंथ, वाई पे क्या है पावर, ठीक है, ये है किलोवाट पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, ये आपका 4 8 12, तो ये कर्व आपके पास आएगा। तो आप एक बात देखो भाई कि हायर वेवलेंथ में एनर्जी कम एमिट होती है, बोलोमीटर ने बताया कि हायर वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी कम एमिट होती है, और जो जैसे जैसे वेवलेंथ घटती है शॉर्टर वेवलेंथ की फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा एमिट होती चली गई, और ये जो वेवलेंथ है यहाँ पर जो वेवलेंथ शो हो रही है उसकी फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट हुई है। फिर आप देखो, फिर आपने भाई फर्दर वेवलेंथ कम की तो एमिटेड एनर्जी घटती चली गई, और फिर देखो तो आप क्या देख रहे हो भाई कि बहुत शॉर्टर वेवलेंथ और बहुत लॉन्गर वेवलेंथ, तो उनकी फॉर्म में एनर्जी कम एमिट हुई है। इस वेवलेंथ वाली रेडिएशन की फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट होने लग रही है। ये है भाई आपका ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम एट 5000 केल्विन। फिर आपने इसको 4000 केल्विन पे आपने रिपीट किया, और फिर आपने भाई इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इस कार्बन ट्यूब को आपने इलेक्ट्रिकली थोड़ा कम हीट कर दिया, 3000 केल्विन पे उसको ले आए, तो ये आपके पास आ गया ये वाला पैटर्न, ठीक है। तो 3000 केल्विन, 4000 केल्विन और भाई 5000 केल्विन, ओके। तो अब एक बार आप इसकी फीचर्स नोट कर लें कि एक्सपेरिमेंटली में क्या पता है। एक चीज़ तो आपने देखी कि 3000 केल्विन का जो लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स में उस वेवलेंथ को बोल रहा हूँ कि जिस वेवलेंथ वाली रेडिएशन की फॉर्म में सबसे ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है। तो 3000 केल्विन पे जो लैम्डा मैक्स है वो ज़्यादा है, 4000 केल्विन पे कम है, और 5000 केल्विन पे सबसे कम है इन तीन टेम्परेचर्स पर। तो आपने बात देखी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू भाई घटती जाती है। एक तो ऑब्जर्वेशन हमारा ये है, आपसे कोई पूछे कि 3000 केल्विन पे आप क्या निकालो टोटल एनर्जी, तो आप क्या करोगे 3000 केल्विन वाले स्पेक्ट्रा को अगर आप क्या करते हो इंटीग्रेट, स्टीफन ने तो ये एक्सपेरिमेंटली बता दिया था, तो यहाँ पर आप इसे कंफर्म कर सकते हो। ये बात तो भाई ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि आप 3000 केल्विन वाले ग्राफ के अंदर, यानी कि इस ग्राफ के अंदर अगर आप इस एरिया को, ये जो एरिया है यहाँ पर 3000 केल्विन वाले ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप 6000 केल्विन पे आप क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा। तो 6000 केल्विन पे जो स्पेक्ट्रा होगा उसका एरिया 3000 केल्विन वाले स्पेक्ट्रा के एरिया से 16 गुना होना है, क्योंकि टेम्परेचर डबल हो रखा है, और ये भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ठीक है ना, ओके। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर भाई खास फीचर आपको ये नजर आ रही है कि जैसे वेवलेंथ घटती है पहले एनर्जी बढ़ती है एमिटेड, फिर एनर्जी घटती है, और दूसरा ये कि लैम्डा मैक्स घटता है। तो ये बात ऑलरेडी पता थी, लेकिन इसको थ्योरेटिकल कैसे बता दिया ये मालूम नहीं था, ठीक है। तो विल्हेम वाइन ने दिया वाइन जनरल डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वाइन का ये नियम है क्या, देखो अब एक्सपेरिमेंटली आपने एक बात देखी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो लैम्डा मैक्स घटता है, होता है ना ऐसा क्यों। तो इस बात को भाई एक्सप्लेन करने के लिए जो विल्हेम वाइन थे उन्होंने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरेटिकल रिजल्ट दिया। उन्होंने ये बोला कि एमएससी पावर ब्लैक बॉडी की, जो कि क्या बोलते हैं वेवलेंथ और टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ठीक है, उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन ऐसे हम लिख सकते हैं, ये उसके लिए वही एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। सी यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, सी बाई लैम्डा की 5, लैम्डा बाई वेवलेंथ है, ठीक है,
और एफ कोई अननोन फंक्शन है जो कि लैम्डा टी की मल्टीप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये कहोगे कि भाई फंक्शन फिर नोन कैसे हुआ, जो एमएससी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है, जो यूनिवर्सल फंक्शन था, उसका हमको कंप्लीट एक्सप्रेशन तो मालूम नहीं पड़ा। अब क्या मान लिया हमने कि सी चलो कांस्टेंट है, लैम्डा भाई क्या है, वेवलेंथ। लेकिन ये जब तक किसी फंक्शन के एक्सप्रेशन में एक भी चीज़ क्या हो अननोन, तब तक वो फंक्शन भी क्या माना जाता है, अननोन। यानी कि अगर जो एफ यहाँ पर अननोन है तो यहाँ पर ई भी क्या है, अभी तक अननोन ही है। वाइन डिस्प्लेसमेंट का इससे आएगा भाई, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल रिजल्ट दिया विल्हेम वाइन ने। लेकिन इससे एक अच्छी बात ये होगी कि ई भी मान लिया, यानी कि एमएससी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी अननोन फंक्शन मान लिया भाई, यूनिवर्सल फंक्शन है तो निकालना ज़रूरी है, अननोन है ये मान लिया। और एफ भी अननोन फंक्शन है क्योंकि ई को मैंने एफ की टर्म्स में लिख दिया अब। लेकिन एफ की खास बात क्या है कि एफ लैम्डा और टी पे डिपेंड नहीं करता, ये लैम्डा और टी की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ई एक दो वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन एफ एक सिंगल वेरिएबल, यानी कि लैम्डा टी की मल्टीप्लिकेशन जो है ना, उस एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर लैम्डा बढ़ा दें और टेम्परेचर घटा दें, लेकिन ओवरऑल मल्टीप्लाई सेम रखें, तो एफ नहीं बदलेगा। आप समझे बात? तो अच्छी बात क्या है कि ई क्या है, दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, लेकिन एफ क्या है, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। और इसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए आपको भाई थोड़ा एक बार आगे चलना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब मुझे ये बताएं कि भाई इस लैम्डा 5 को मैं इस तरफ फेंक दूं तो हमारे पास क्या आएगा, ई इंटू लैम्डा 5, और इस साइड सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, सी एफ, इजंट इट। अगर मैं लैम्डा 5 को इस तरफ फेंक देता हूँ, ठीक है, तो लैम्डा 5 इंटू ई, ये बताइए किसके बराबर आ गया, ये आ गया सी इंटू एफ। अब अगर लैम्डा टी कॉन्स्टेंट हो तो ई इंटू लैम्डा 5 भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। और लैम्डा टी कॉन्स्टेंट है मतलब क्या है कि लैम्डा 1 T1 विल बी इक्वल टू लैम्डा 2 T2। मैं इसको भाई ई लैम्डा 1 को मैं बोलने में सिर्फ E1 बोल दूंगा, ठीक है, ओके। तो अगर लैम्डा 1 T1 बराबर है लैम्डा 2 T2 के, तो E1 लैम्डा की पावर 5 बराबर होगा E2 लैम्डा 2 की पावर 5 के। अब आप ये बताएं कि अगर यहाँ से मुझे लैम्डा 2 निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लैम्डा 2 आपको निकालना, तो T2 को आप इस तरफ फेंक दो तो आप क्या आ जाएगा हमारे पास, तो लैम्डा 2 क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा 1 इंटू T1 बाई T2। और यहाँ पर लैम्डा 2 पे आपको एमएससी पावर निकालनी हो तो आप यहाँ से क्या करो भाई, लैम्डा 2 की 5 को आप उस साइड फेंक दी तो हमारे पास बताओ क्या आ गया, तो ई यानी कि एमएससी पावर एट लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू एमएससी पावर एट लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाई T2 बाई T1 रेज टू द पावर 5। ये तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 है, यानी कि एमएससी पावर एट लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू एमएससी पावर एट लैम्डा 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की पावर 5। अब लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखो भाई, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या बनेगा, T2 बाई T1। वेरी गुड, तो यहाँ पर पुट कर दिया मैंने। तो हम क्या बोलेंगे कि एमएससी पावर लैम्डा 2 पे क्या होएगी, एमएससी पावर एट लैम्डा 1 को मल्टीप्लाई कर दें T2 बाई T1 की पावर 5 से। कमाल, आपने कमाल देखा भाई। पहली बात तो लैम्डा 2 कैसे निकलेगी बताओ, लैम्डा 1 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ T1 बाई T2 से, तो लैम्डा 2 आ जाएगी। और लैम्डा 2 पे मुझे एमएससी पावर निकालनी, तो आप क्या करो, लैम्डा 1 की एमएससी पावर को आप मल्टीप्लाई कर दो T2 बाई T1 की पावर 5 से। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने अब एक्स एक्सिस पे क्या होता है लैम्डा, और वाई एक्सिस पे क्या होता है एमएससी पावर, तो अगर आप यानी अगर आप एक्स एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देते हो T1 बाई T2 से, तो आपके पास T2 के कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा आ जाएगी। और अगर आपने भाई वाई एक्सिस को आपने मल्टीप्लाई, क्योंकि वाई एक्सिस भी क्या होती है एमएससी पावर, आपने वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दिया किससे बताओ, T2 बाई T1 की पावर 5 से, तो आपके पास बताओ क्या आ जाएगा भाई, T2 पे एमएससी पावर। तो आप एक बार आप इसकी भाई फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें, तो T1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन से पैरामीटर है यहाँ पर भाई, लैम्डा 1 एंड एमएससी पावर एट लैम्डा 1, और T2 कोरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, लैम्डा 2 एंड एमएससी पावर 2। इसका मतलब ये है, अगर आपको 2000 केल्विन पे किसी ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम पता है, मान लिया यहाँ पर, तो अरे भैया तो क्या है वेवलेंथ, और ये मान लिया क्या है एमएससी पावर 2000 केल्विन पे, तो अगर आप इस वेवलेंथ स्केल को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हो T1 बाई T2 से, तो नई वेवलेंथ आ जाएंगी। और आप वर्टिकल स्केल को आप मल्टीप्लाई कर देते हो किससे,
T2 पे T1 की पावर 5 से, तो आपके पास क्या जाएंगे बताओ, क्या बोलते हैं, T2 पे MSC पावर आ जाएंगी, MSC पावर्स। इसका मतलब ये है कि 2000 केल्विन पे आपको ब्लैक बॉडीज का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम पता है। कोई आपसे पूछ ले भाई कि 5000 केल्विन पे ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम क्या होएगा, तो बताओ आप क्या करोगे। तो आपने करना क्या है कि 2000 केल्विन पे जो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम है ना, उसमें एक्स एक्सिस को तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, बोलो भाई 2/5 से, यानी वेवलेंथ्स को तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 2/5 से, और जो MSC पावर है 2000 केल्विन जो MSC पावर्स का वेरिएशन है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो भाई 5/2 की पावर 5 से। ठीक है, तो आप इसको ऐसे माने, तो मान लें हमारे पास 2 कॉलम है, एक कॉलम में क्या है वेवलेंथ, एक कॉलम में क्या भरी हुई है MSC पावर्स। 2000 केल्विन पे हमारे पास भाई डेटा सेट है, तो इसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो भाई। तो ये ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बताओ किसका होगा, 2000 केल्विन पे ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम। अब आपसे कोई पूछे कि 5000 केल्विन पे आप ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बताओ, तो या तो आपको 5000 केल्विन पे बॉडी को हीट करके और उसका एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम डेटा रिकॉर्ड करके उसका आपको प्लॉट करना पड़ेगा। आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जो 2000 केल्विन पे आपके पास XY डेटा सेट था ना, यानी कि वेवलेंथ वर्सेस MSC पावर्स थी, उनमें वेवलेंथ वाले कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे भाई 2/5 से, और MSC पावर वाले कॉलम में जो नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो 5/2 की पावर 5 से। तो आपके पास भाई दोनों कॉलम्स के अंदर वैल्यूज बदल जाएंगी, उसको आप प्लॉट करोगे ना तो वही प्लॉट आएगा जो 5000 केल्विन पे एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने पर आता। तो इसका भाई बहुत ही ये रिवॉल्यूशनरी स्टेप था वाइन का। ठीक है, इसका आप समझ, इसका बेनिफिट है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम पता है, अगर आपको भाई 2000 केल्विन पे आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम पता है कि कैसा स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है, तो आप 5000 केल्विन, 8000 केल्विन, 9000, आप किसी भी दूसरे टेम्परेचर पर उस ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम मालूम कर सकते हो। तो भाई ये तो होगी इसकी पहली सिग्निफिकेंस। अब हम देखते हैं इसकी भाई दूसरी सिग्निफिकेंस। ठीक है, वाइन डिस्प्लेसमेंटल लॉ की तो दूसरी तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है। क्यों है? कोई आपको ये बोल ले कि भाई आप यहाँ बैठे बैठे सूरज का जो टेम्परेचर है वो बता सकते हो, तो क्या आप मान लोगे? क्योंकि भाई आपको पता सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सूरज के पास जाके तो उसका टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ बैठे बैठे आप सूरज का टेम्परेचर बता सकते हो। और सिर्फ सूरज का ही टेम्परेचर नहीं, जो डिस्टेंट स्टार्स होते हैं आप उनका टेम्परेचर्स भी आप इजीली मालूम कर सकते हो उनके स्पेक्ट्रा से। एक तो ये बात, और दूसरा भाई आपने जो मैंने आपको शुरू में मैंने भाई ये क्या बोलते हैं बताया था इसके बारे में कि एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम में टेम्परेचर बढ़ने पर लैम्डा मैक्स लेफ्ट में शिफ्ट करता है। मैंने आपको बताई थी ना बात ये, इसको भी मैं प्रूव करूँगा कैसे। अब ये तो मैंने आपको बताया था कि E × λ5 वर्सेज T। अब पहले आप बताओ, E × λ5 कांस्टेंट था ना भाई, जब तक λT कांस्टेंट रहेगा तो E × λ5 भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर MSC पावर वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट ना करके, पहले आप मुझे बताओ, अगर आपने 2000 केल्विन पे MSC पावर वर्सेस वेवलेंथ नोट किए, आपने 3000 केल्विन पे MSC पावर वर्सेस वेवलेंथ रिकॉर्ड की है, आपने 4000 केल्विन पे MSC पावर वर्सेस वेवलेंथ प्लॉट की है, तो आपके पास 3 अलग अलग कर्व नहीं आएंगे भाई? क्या आपके पास 3 अलग अलग कर्व नहीं आएंगे? आएंगे ना, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि 3000 केल्विन पे जो आपने MSC पावर वर्सेस वेवलेंथ का डेटा आपके पास है, उसमें MSC पावर वाले कॉलम को भी और वेवलेंथ वाले कॉलम को भी, वेवलेंथ वाले कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दो टेम्परेचर से और MSC पावर वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा की 5 से, तो आपका जो डेटा सेट नया बनेगा उसको आप प्लॉट करो। और फिर आप क्या बोलते हैं 5000 केल्विन पे जो MSC पावर वर्सेस वेवलेंथ हैं उनके साथ भी यही करो, MSC पावर वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करो लैम्डा की 5 से और वेवलेंथ वाले कॉलम को आप मल्टीप्लाई करो टेम्परेचर से। और वही तीसरी बात ये, जो 2000 केल्विन है सेम काम उनके साथ, तो आप एक बात देखोगे तो तीनों के जो कर्व आएंगे ना वो एक सिंगल कर्व बन जाएगा, एक सिंगल स्पेक्ट्रल कर्व बन जाएगा। तो भाई आप मेरी बात समझे, आप एक बार इस लाइन को आप एक बार समझे भाई, ठीक है। सिंस द प्लॉट ऑफ E लैम्डा × लैम्डा की 5, इस लाइन को मैं आपको थोड़ा एक बार क्लियर करता हूँ। अगर आप MSC पावर × लैम्डा की 5 वर्सेस λT
को प्लॉट करोगे ना तो हमेशा एक सिंगल कर्व आएगा, एक सिंगल ग्राफ आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। चाहे आप 4000 केल्विन पे MSC पावर वर्सेस लैम्डा प्लॉट करोगे वो अलग आएगा, 3000 केल्विन पे MSC पावर वर्सेस वेवलेंथ उससे, और वो अलग आएगा 2000 केल्विन पे MSC पावर वर्सेस वेवलेंथ से, अलग आएगा ना भाई। लेकिन अगर आप उनमें उनके जो एक्स कॉलम हैं जिनमें वेवलेंथ होती है उनको मल्टीप्लाई करो उनके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर से, और उनके जो वाई कॉलम्स हैं जिनमें MSC पावर है उनको मल्टीप्लाई करो वेवलेंथ की 5 से, तो सभी का जो ग्राफ हो सिंगल कर्व बन जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया था भाई कि जब तक लैम्डा टी कांस्टेंट है तो ई इंटू लैम्डा की 5 क्या रहा है कांस्टेंट। तो लैम्डा कांस्टेंट होने मतलब क्या होता है कि लैम्डा 1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 T2। यानी अगर लैम्डा टी कांस्टेंट है तो भाई ई इंटू लैम्डा मैक्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये ई है, ये क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स पे MSC पावर है, इसलिए मैंने इसको ई के साथ मैंने भाई क्या लगाई हुई है सबस्क्रिप्ट। तो ई की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट बाई लैम्डा मैक्स। तो अब आप भाई लैम्डा मैक्स की 5 को दूसरी तरफ फेंक दें तो बताओ आपके पास क्या आएगा। तो MSC पावर एट लैम्डा मैक्स यानी कि मैक्सिमम MSC पावर क्या होगी भाई कांस्टेंट बाई लैम्डा मैक्स की पावर 5। अब आप ये बताएं यहाँ से लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या बनेगी सम कांस्टेंट बाई टी। तो लैम्डा की 5 को आप रिप्लेस करें टेम्परेचर से। तो जब आप यहाँ पर पुट करोगे भाई लैम्डा की 5 को आप पुट करोगे सम कांस्टेंट बाई टेम्परेचर की 5, तो टेम्परेचर की 5 ऊपर पहुँच जाएगा ना। तो ई लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी कांस्टेंट इंटू टी की 5, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो स्पेक्ट्रल एनर्जी है वो टेम्परेचर की 5th पावर आपको हो गया 4th पावर। अरे भाई 4th पावर लो टोटल एनर्जी के लिए था, समझे बात। तो ई लैम्डा मैक्स हमारे पास क्या है भाई टेम्परेचर की 5th पावर की क्या है हमारे पास प्रोपोर्शनल। ओके, लेकिन स्किन के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये इक्वेशन 4th है। इक्वेशन 4th इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए भाई कि यहाँ पर लैम्डा मैक्स और टी कांस्टेंट है। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आएगी कांस्टेंट बाई टी, इस कांस्टेंट को मैंने बी बोल दिया, तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी। ओके, यानी कि अगर आपको किसी ब्लैक बॉडी के एमिशन स्पेक्ट्रम का सिर्फ क्या पता है लैम्डा मैक्स, तो आप क्या पता कर सकते हैं उसका टेम्परेचर, समझे बात। और ये बहुत ही ज़्यादा भाई एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों है, मान लिया अब आपको सूरज का आपको भाई टेम्परेचर पता करना है, क्योंकि भाई सूरज भी क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह काम करता है, ठीक है। तो वहाँ से भी क्या था हमारे पास थर्मल रेडिएशन। तो हमने करना क्या है, हमने सन का स्पेक्ट्रा लिया भाई। स्पेक्ट्रा आप आराम से प्रिज्म के थ्रू भाई उसको आराम से रिकॉर्ड कर सकते हो, जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें प्रिज्म के थ्रू भाई आप अलग अलग वेवलेंथ्स में जो एनर्जी आती है उसको आप भाई नोट करो, उसको वर्सेस वेवलेंथ आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो क्या आप फिर उस स्पेक्ट्रम का आप लैम्डा मैक्स नोट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वो लैम्डा मैक्स आप यहाँ पुट कर दो, लैम्डा मैक्स आपने भाई एक्सपेरिमेंटल नोट कर लिया, बी आपको पता है क्या बची आपके पास टेम्परेचर। सिमिलरली आप किसी बहुत दूरी पे कोई सितारा है, आप उसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लेते हो, तो उसके स्पेक्ट्रम से आप क्या पता कर सकते हो उसका टेम्परेचर, क्योंकि आपने सिर्फ उसके स्पेक्ट्रम में जो उसका स्पेक्ट्रम आएगा किसी उसका आपने सिर्फ लैम्डा मैक्स नोट करना है। ओके, तो ये है इसकी भाई दूसरी सिग्निफिकेंस। अच्छा ये देखें आप, अभी मैंने बात प्रूव की थी भाई विलियम वॉय ने क्या बोला था, टी और लैम्डा मैक्स आपस में क्या इन्वर्सली। तो देखो टी बढ़ने लग रहे हैं 3000 से 4000, 4000 से 5000, तो लैम्डा मैक्स लगातार बताओ क्या है बिल्कुल इन्वर्सली, बिल्कुल ये अपोजिट शिफ्ट होने लग रहा है, इजंट इट। अब आती है थर्ड एप्लीकेशन, ठीक है भाई। ये तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर भाई जो वाइन डिस्प्लेसमेंट लो उससे आपको करना क्या है, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन आपने वो करना कैलकुलेट। तो भाई आपको पता है बहुत सिंपल है। आप ये बताएं कि टोटल MSC पावर कैसे निकालते हैं। अगर मुझे 5000 केल्विन पे मुझे क्या निकालनी है MSC पावर, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये जो 5000 केल्विन पे जो ये कर्व है, ये कर्व मुझे इसके अंडर जो एरिया है ये सारा एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एरिया बताओ कैसे निकलेगा, वो एरिया निकालना भाई बहुत ही ईजी है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर MSC पावर का आप सभी वेवलेंथ तक आप क्या कर दो इसका भाई इंटीग्रेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो डी लैम्डा तो क्या है हमारे पास, अगर मैंने MSC पावर को इंटीग्रेट कर दिया पूरे वेवलेंथ डोमेन पे, तो
तो मेरे पास आ जाएगी टोटल एमिसिव पावर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब ई लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या थी, ये थी C1/λ5 F इंटू डी लैम्डा। तो अब आप करो इसको इंटीग्रेट आपने किया इसको, तो बताओ आपके पास क्या आएगा भाई। पहले आपने कम किया आपने भाई लैम्डा टी आपने एक्सपोर्ट कर लिया, तो ये एफ लैम्डा टी जो था ये अब क्या हो जाएगा, एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स नाउ। अब लैम्डा टी अगर एक्स है तो लैम्डा क्या होगा x/t, और डी लैम्डा क्या होगा dx/t। तो डी लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा ये वाला। तो लैम्डा की 5 था तो ये तो आपका t की 5 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर x की 5। तो डी लैम्डा की जब आप लिखोगे dx/t, तो यहाँ पर क्या है dx/t। अब t से t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या गया t की पावर 4। अब इस सेकंड क्योंकि एक नंबर होता है तो आपको साफ नजर आ रहा है कि टोटल एमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर, यानी कि भाई वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी आ जाता है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो वाइन लॉ आपने पढ़ा भाई 1893 में जो विल्हेम वाइन थे उन्होंने ये नियम दिया था, और उसने फिर हमको ये बता दिया कि लैम्डा मैक्स क्यों घटता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और उसने हमको ये बता दिया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भाई क्यों वैलिड है, और मतलब उसको भाई वेरीफाई कर दिया, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या थी वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ की, उन्होंने ये तरीका बताया कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आपको स्पेक्ट्रम पता है, तो आप किसी दूसरे टेम्परेचर पर उस ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम मालूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ये कंडीशन अभी भी रहती है कि आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम मालूम होना ज़रूरी है, तभी आप किसी दूसरे टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम मालूम कर सकते हो, अदरवाइज आप मालूम नहीं कर सकते। वाइन ये चाहते थे कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ब्लैक बॉडी का जो थर्मल स्पेक्ट्रम है वो प्रिडिक्ट कर सकें बिना किसी एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड किए, यानी सब कुछ थ्योरेटिकली। यानी कि उनसे पूछे ना कि 5000 केल्विन पे भाई ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम कैसा होएगा, तो वो ये नहीं कहेंगे, तो उनको ये ना बोलना पड़े कि भाई आप मुझे किसी दूसरे टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम दे दें एक बारी एक्सपेरिमेंटल, मैं उसको यूज़ करके उसके एक्स एक्सिस को भाई क्या बोलते हैं जो T1/T2 है उससे मल्टीप्लाई करके, और वाई एक्सिस को T2/T1 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके, और मैं आपको नया स्पेक्ट्रम दे दूंगा 5000 केल्विन, ऐसा नहीं होगा। तो वो चाहते कि भाई मैं इसको बिल्कुल बिना किसी एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम की हेल्प से निकाल सकूं, ठीक है। आप ये बताएं भाई, ठीक है, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या चीज़ नोन थी बताओ। C1 तो भाई कॉन्स्टेंट मालूम है, लैम्डा 5 लैम्डा हमको पता वेवलेंथ भाई, एफ यहाँ पर अननोन है। तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की टर्म में क्या होता है, इन दोनों साइड्स को भाई डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एरिया के लिए होता है, तो भाई डेंसिटी के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, तो आपको भाई डी लैम्डा से मल्टीप्लाई मैंने तो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, और भाई इस साइड भी डी लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ गई एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और जब इसको कंपेयर किया तो ये तो क्या है भाई वाइन का डिस्प्लेसमेंट लॉ, और ये वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ को भाई मैंने 1800 मतलब हम बात कर रहे हैं 1896 में विल्हेम वाइन ने ही फिर एक और नियम दिया था भाई, इसको बोलते हैं सिंपली वाइन्स रेडिएशन लॉ। वो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ था, ये वाइन्स रेडिएशन लॉ है, ठीक है। तो आप ये देखिए भाई आपको यहाँ पर तो एफ अभी भी क्या है अननोन, कोई बात नहीं। अब आपने भैया आपकी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एक होता था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, तो उन्होंने जो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ था एनर्जी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में, ठीक है, इसको उन्होंने कंपेयर किया। एमएसवी पावर को आपने भाई मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, कि एमएसवी पावर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया डी लैम्डा से बोथ साइड, तो आपके पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। इन्होंने इसको कंपेयर किया किससे, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से, और ये पाया कि जो एफ है ये इसके बराबर बनता है कंपैरिजन से। ये फिलहाल आपको भाई इसके इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एफ की वैल्यू उनको भाई क्या मालूम हुई कि ई शुड बी -C2/λT। C2 यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, और देखो C1, क्योंकि पहले मैंने भाई कांस्टेंट मैंने C बोला था, लेकिन यहाँ पर अब 2 कांस्टेंट हो जाएंगे तो मैंने इसको C1 बोल दिया, ठीक है। तो इक्वेशन 8 से भाई जो एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ठीक है, तो आपके पास आ गया ये वाला एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास भाई स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की टर्म में है, और आप बताओ एमएससी पावर की टर्म में क्या आ जाएगा, ये डी लैम्डा आपने हटा दिया, तो बताओ क्या है हमारे पास, तो C1/λ5 1/e⁻² ये है भाई टिपिकल फॉर्म ऑफ वाइन रेडिएशन लॉ। अब ये लॉ काम कैसे
यानी कि अब देखो इसके अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए भाई, इसके अंदर आपको टेम्परेचर जो आप पूछे कि 5000 केल्विन पे आप क्या बताओ भाई, 5000 केल्विन पे आप वेवलेंथ्स के साथ MSV पावर का पैटर्न बताओ, तो आप यहाँ पर क्या भर दोगे 5000 केल्विन, और उसके बाद आप भाई जो वेवलेंथ आप क्या बोलते हैं 1000 नैनोमीटर से लेके और भाई 20 नैनोमीटर तक आप भाई 10 नैनोमीटर तक आप वेवलेंथ इसमें पुट करते जाओगे, C1 C2 की वैल्यू पुट करोगे और आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग E की वैल्यू MSV पावर की वैल्यू आपके पास आती चली जाएगी, उनको आप प्लॉट कर लोगे इजीली, इजंट इट। तो अब आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पर हमको भाई किसी एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा कोई आपसे पूछे कि भाई इस वाइन रेडिएशन लॉ को यूज़ करके 8000 केल्विन पे आप ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम बताओ, तो आपने करना क्या है, आप 2 कॉलम बना लें। जैसे आप नहीं प्रैक्टिकल फाइल लिखते हैं, तो प्रैक्टिकल फाइल में भाई आपने 2 कॉलम आपने पक्का बनाए होंगे कभी न कभी, ठीक है। उनमें एक में आप x, एक में y लिखते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने एक कॉलम में क्या भर देना है वेवलेंथ, दूसरे में आपने क्या भर देना है MSV पावर E। तो C1 C2 क्या है भाई कांस्टेंट, ठीक है। ये निकालने का तरीका होता है, वो आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो आप पहले आप ये देखें कि मान लिया कोई आपसे पूछ रहा है 8000 केल्विन पे आप क्या बताओ भाई थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी का, तो वाइन अब क्या करते हैं C1 C2 की वैल्यू पुट की और T की जगह क्या पुट किया 8000 केल्विन, और उसके बाद वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ क्या पुट की पहले 10 नैनोमीटर। तो भाई सारे नंबर तो आ गए हमारे पास, C1 हमारे पास हमको पता है, C2 हमको पता है, T हमने भाई 8000 भर दिया, लैम्डा हमने अब क्या भर दिया तो अब आप जैसे आप नहीं है y इज इक्वल टू x प्लस 3, आप x की वैल्यू पुट करते गए तो y की वैल्यू आती चली जाया करती है और आप एक टेबल बनाया करते, उस टेबल को बाद में आप ग्राफिकल फॉर्म में लेके आया करते। तो सिमिलरली आपने क्या करना है, आपने C1 C2 की वैल्यू पुट की, आपने T को 8000 से रिप्लेस कर दिया, अब आपने लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है 10 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में वैल्यू पुट करते जाओ, कॉरस्पॉन्डिंग E की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। तो एक कॉलम में आपने क्या भर दी वेवलेंथ, एक में आपने क्या भर दिया एनर्जी, और उन दोनों को फिर आपने भाई प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप उसका थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम मालूम कर सकते हो, ठीक। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वाइन रेडिएशन लॉ। अब वाइन्स रेडिएशन लॉ की भाई सिग्निफिकेंस क्या है, तो भाई पहली सिग्निफिकेंस तो क्या है इसकी कि इसने पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम क्या कर दिया प्रिडिक्ट। हालांकि उसके अंदर कुछ दिक्कत है भी वो आपको भी मालूम पड़ेगा। मान लिया कि ये जो सॉलिड लाइन आपको नजर आ रही है, ये आप क्या मान लो कि भाई ये 8000 केल्विन पे ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम है। अब आपने क्या किया, अब आपने भाई अपनी 10वीं क्लास की तरह आपने एक टेबल बनाई, उसमें क्या 2 कॉलम बनाए, एक कॉलम में क्या लिखा वेवलेंथ, दूसरे कॉलम में आपने क्या लिखा MSV पावर, ओके। और उसके बाद भाई T आपने यहाँ पर पुट कर दिया 8000, C1 C2 पुट कर दिया। अब वेवलेंथ आपने पुट की, वही पहले आपने पुट की 10 नैनोमीटर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे भी पुट करते गए और कॉरस्पॉन्डिंग MSV पावर की वैल्यू आती चली गई, तो दोनों कॉलम भर जाएंगे। फिर आप क्या कहोगे इतनी वेवलेंथ पे इतनी MSV पावर, इतनी वेवलेंथ पे इतनी MSV पावर, इतनी वेवलेंथ पे इतनी MSV पावर, ठीक है। फिर आपने उसको प्लॉट कर दिया, तो ये डैश लाइन आएगी आपके पास। तो ये है वाइन की प्रिडिक्शन, ये है ब्लैक बॉडी का थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। और ये सॉलिड लाइन क्या है, ये है ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम। तो आपने भैया आपको नजर आ रहा होगा कि शॉर्टर वेवलेंथ पे तो डैश लाइन और सॉलिड लाइन आपस में बिल्कुल मर्ज किए हुए हैं, और देखो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन हायर वेवलेंथ पे इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि वाइन रेडिएशन लॉ की जो प्रिडिक्शन है वो थोड़ी डेविएट कर रही है। समझे मेरी बात, आप खुद देखें कि इस वेवलेंथ पे वाइन ने क्या बोला इतनी निकलनी चाहिए MSV पावर, ये होनी चाहिए भाई, एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा आई। तो एक बारी भाई ये देखें आप दूसरे टेम्परेचर्स पर। अच्छा यहाँ पर आगे भाई यहाँ पर ये रेलिक्जिन की प्रिडिक्शन भी शो कर रखी है। तो ये जो ग्रीन है, ये देखो 4, 5, 6, 7, ये जो ग्रीन सॉलिड लाइन है ये भाई 4000 पे ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल, ये 5000 पे, ये है भैया आपका 6000 पे, और ये जो ब्लू लाइन है ये आपका भैया ऐसे आएगा यहाँ ऊपर जाके, ये आपका है 7000 पे। तो आप ये देखिए, और हर एक सॉलिड लाइन के नीचे एक डैश लाइन है, ठीक है ना। तो ये ब्लू डैश लाइन क्या है वाइन की प्रिडिक्शन, ये क्या पिंक डैश लाइन क्या है भाई बताओ वाइन की प्रिडिक्शन, ये डैश लाइन क्या है वाइन की प्रिडिक्शन, ये ग्रीन डैश लाइन क्या है वाइन की प्रिडिक्शन। तो ये डैश तो आपको साफ नजर आ रहा है कि हर एक सॉलिड लाइन के साथ जो डैश लाइन है वो लोअर वेवलेंथ रीजन में तो भाई डैश लाइन नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि वो सॉलिड लाइन के बिल्कुल नीचे है। यानी कि वाइन ने शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एग्जैक्टली कर दिया प्रिडिक्ट,
वो तो भाई दिक्कत कहाँ आती है, लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में डेविएशन है लेकिन ज़्यादा नहीं है। और ये है भाई रेलिक जीन की प्रेडिक्शन, वो आगे आएगा आपका। देखो एक अच्छी बात तो ये है कि भाई इसने पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को किया प्रिडिक्ट। हाँ, हालांकि ये बात अलग है कि लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम से डेविएट कर रहा है ये, लेकिन क्या बोलते हैं, पूरा स्पेक्ट्रम प्रिडिक्ट तो कर दिया एटलीस्ट, और डेविएशन भी ज़्यादा नहीं है। तो वाइन का ये भाई बहुत ज़्यादा एक रिवोल्यूशनरी उनका एक रिजल्ट था। उसके बाद भाई हम चलते हैं दूसरी सिग्निफिकेंस के ऊपर, वाइन रेडिएशन लॉ की सेकंड सिग्निफिकेंस, ये भाई लैम्डा मैक्स निकालना। क्योंकि जो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ था वो क्या था भाई कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स घटेगा। ये बात आप यहाँ से ही मालूम कर सकते हो। कैसे? आपको ये बात तो पता है भाई कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर देखो, पहले तो एमएसवी पावर बढ़ती है विद वेवलेंथ। जब आप इस रीजन में पहुँचते हो तो एमएसवी पावर तो वेवलेंथ तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर स्लोप क्या होता है, जीरो। मैक्सिमम पे स्लोप क्या होता है भाई, जीरो। और स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन। यानी कि वेवलेंथ बढ़ती है तो पहले तो स्लोप बढ़ता क्या हो गया, मैक्सिमम, और मैक्सिमम पे स्लोप क्या हो गया, जीरो। अरे फिर वेवलेंथ बढ़ती है तो एमएसवी पावर घटती है, उसके अंदर स्लोप बढ़ता मैक्सिमम, और घटता जीरो हो जाएगा। तो पहले तो स्लोप बढ़ता है, उसके बाद स्लोप घटता है, यहाँ जाके स्लोप जीरो होता है, उसके बाद स्लोप बढ़ता है यहाँ तक नेगेटिव स्लोप, और फिर भाई स्लोप घटता है। तो आप ये बताओ कि मैक्सिमम पे स्लोप क्या होता है, जीरो, और स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप जीरो होते हैं, और स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा पे डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यानी कि जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो होगा वहां पर क्या होंगे, मैक्सिमा और मिनिमा। अब इस चीज को आपने यूज करना है यहां पर। तो वाइन रेडिएशन लॉ के अंदर अगर मैं ये पता कर सकूं कि एमएसवी पावर के अंदर स्लोप जीरो किस वेवलेंथ पे है, तो मैक्सिमा आ जाएगा ना। तो भाई मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन। तो आपने क्या किया भाई, इसमें आपने एमएसवी पावर को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, और जो भी आया ये आएगा डिफरेंशिएशन, इसको आपने इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया। फिर लैम्डा के लिए आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, यानी कि लैम्डा के अलावा हर चीज़ फिर आपने दूसरी तरफ फेंक देनी है। तो भाई उस साइड क्या बचेगा, टेम्परेचर एंड दिस कांस्टेंट। ये फिर से क्या गया हमारे पास, वाइन रेडिएशन लॉ, यानी कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये भी आ गया, यानी कि वाइन रेडिएशन लॉ से ही क्या आ गया, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, अब देखते हैं इसकी भाई थर्ड सिग्निफिकेंस। अब आप कहोगे भाई क्या वाइन ने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि भाई स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को तो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने भी क्या कर दिया था, एक्सप्लेन। तो वाइन रेडिएशन लॉ को भी इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे करेगा। अब आप ये देखें कि टोटल एमएसवी पावर कैसे निकालते हैं। आपको पता है एमएसवी पावर किसका फंक्शन होती है, वेवलेंथ और टेम्परेचर का। लेकिन वो अच्छी बात क्या है कि वाइन ने आपको उस एमएसवी पावर का वेवलेंथ और टेम्परेचर डिपेंडेंट जो एक्सप्रेशन है, वो पूरा एक्सप्रेशन बता रखा है। हालांकि वो पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ एक्सप्रेशन तो है भाई। तो टोटल एमएसवी पावर कैसे निकालेंगे, उस एक्सप्रेशन को आप क्या करो भाई, पूरे वेवलेंथ डोमेन पे आप क्या कर दो, इंटीग्रेट। तो आपके पास क्या जाएगी, टोटल एमएसवी पावर एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए आप एमएसवी पावर के एक्सप्रेशन को आप क्या करो भाई, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, तो आप यहाँ बताओ, यहाँ आप बताओ भाई वाइन रेडिएशन लॉ ने ई लैम्डा क्या बताया है, वाइन रेडिएशन लॉ ने एमएसवी पावर बताओ क्या बताइए, ये इसको आपने इंटीग्रेट किया। अब इसको भी बिल्कुल वैसे इंटीग्रेट करना है। आपने लैम्डा टी आपने क्या मान लेना है, एक्स। तो लैम्डा टी को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स से। लैम्डा टी आपने माना तो लैम्डा क्या होगा, एक्स बाई टी, और डी लैम्डा क्या होगा, डी एक्स बाई टी। यानी डी लैम्डा को इस फॉर्मूले में अब लैम्डा को तो आप रिप्लेस कर दोगे एक्स बाई टी से, और डी लैम्डा को आप रिप्लेस कर दोगे भाई डी एक्स बाई टी से। रिप्लेस किया, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इस टी से ये टी कैंसिल, तो टी की पावर क्या रहेगी हमारे पास, 4। अब ये एक नंबर आएगा, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि टोटल एमएसवी पावर इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ, यानी कि टोटल एमएसवी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर। ये क्या फिर से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आ गया ना आपको, सुन गई। 1893 में क्या था, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ, लेकिन उसमें एक अननोन फंक्शन था एफ। 1896 में क्या आया, वो एफ भी पता लग गया, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइन रेडिएशन लॉ। अब जो अर्ली 1900 था उसमें भाई एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, ठीक है, लॉर्ड रेलिग, उन्होंने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के लिए एक एक्सप्रेशन दिया। और 1905 में एक और फिजिसिस्ट थे, जेम्स जीन्स,
ठीक है, उन्होंने भी बिल्कुल वही एक्सप्रेशन दिया। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि 1900 से लेके 1905, क्योंकि भाई 1900 में एक जो दूसरा लॉ आया था वो क्या बोलते हैं लॉर्ड रेलिंग ने दिया था, और 1905 में एक और भी लॉ आया था, उसको भाई जेम्स जीन्स ने दिया था। ठीक है, तो इन दोनों लॉ को भाई हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, जेम्स जीन्स लॉ। तो ये लॉ क्या था, ये लॉ ये था भाई कि एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, वो ये होएगी, ये एक्सप्रेशन देगा भाई। ठीक है, 8 पाई बाई लैम्डा की 4 इंटू के, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी यहाँ पर टेम्परेचर है। तो उन्होंने ये नियम दिया था कि एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ। किसी बॉडी की एमिसिव पावर टेम्परेचर और वेवलेंथ पे ऐसे डिपेंड करती है, 8 पाई बाई लैम्डा की 4 इंटू के टी। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है भाई, उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही जो बड़ा फॉल्ट था, मतलब उसकी एक जो बहुत ही प्राइमरी लिमिटेशन थी, जो मेजर लिमिटेशन थी, उन्होंने उसके बारे में बताया कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के बूते की बात नहीं है कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सके। कैसे, देखो अगर आप यहाँ पर भाई कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पुट करोगे, मान लिया आप ये मानो कि ये है 5000 केल्विन की ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम। आपको पता है भाई जैसे जैसे वेवलेंथ घटती है तो पहले तो एमिटेड स्पेक्ट्रल एनर्जी यानी कि एमिसिव पावर बढ़ती है और फिर घटती है। ये भाई थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम है। बिल्कुल ऐसा ही स्पेक्ट्रम आया था, क्या बोलते हैं, वाइन लॉ का। लेकिन रेलिक जीन के साथ दिक्कत क्या है, मान लिया ये एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम 5000 केल्विन पे है, तो आप जब यहाँ पर 5000 केल्विन यहाँ पर भरोगे और लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पर घटाते जाओगे, कम करते जाओगे, तो ई लैम्डा की वैल्यू तो भाई बढ़ती 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 बढ़ती, ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनल भाई, बढ़ती 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 जाएगी, और ये किसको अप्रोच कर जानी चाहिए, इन्फिनिटी को। यानी कि रेलिक जीन लॉ जो कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग आया है, उसकी प्रेडिक्शन क्या है कि जैसे जैसे वेवलेंथ घटे तो एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की बढ़ती 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 भाई बढ़ती ही जानी चाहिए। यानी कि बिल्कुल अपोजिट है, वो तो भाई यहाँ तक तो बढ़ती है, उसके बाद तो घटती है। तो इसको बोला गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, समझे बात। और ये भाई क्लासिकल फिजिक्स की बहुत ही एक बड़ी लिमिटेशन थी। अब यहाँ पर देखो, ये जो भाई सॉलिड लाइन है ये तो है एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम, जो डैश्ड लाइन है वो है वाइन रेडिएशन लॉ, और ये जो लाइन है देखो ये ग्रीन, ये जो चार डॉटेड लाइन है ये है रेलिक जीन की प्रेडिक्शन। तो आपको साफ दिख रहा है भाई कि रेलिक जीन लॉ ने थोड़ा बहुत अगर कुछ भाई जस्टिफाई किया भी, वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ पे जस्टिफाई किया, बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ पे ये क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम के नज़दीक है। अदरवाइज भाई ये तो कहेगा कि एनर्जी बढ़ती ही क्यों नहीं चली गई भाई। ठीक है, यानी कि मोर एंड मोर एनर्जी शुड बी रेडिएटेड एज वी मूव टुवर्ड्स अल्ट्रावायलेट, इसको बोला गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ओके, तो आपको साफ दिख रहा है भाई कि रेलिक जीन लॉ से कहीं ज़्यादा बेटर तो कौन है भाई, वाइन्स लॉ। यहाँ तक तो भाई वाइन्स रेडिएशन लॉ की प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल मैच करते चलती हैं, और उसके बाद भाई थोड़ा नीचे थोड़ी डेविएट कर जाती हैं, जस्ट थोड़ी कम वैल्यू रहती हैं एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शन से। तो भाई आपने पढ़ लिया ना कि क्या थी अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो भाई अब हम देखते हैं द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने इस चीज़ को भी कैसे एक्सप्लेन किया। अब आप कहोगे 1905 में रेलिक जीन लॉ आया भी, और 1900 में प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कैसे आ गया। तो जो रेलिक जीन लॉ था वो आया तो अर्ली 1900 में आया था, वो तो 1905 में तो वही दोबारा से क्या बोलते उसके अंदर इंप्रूवमेंट आई थी। रेलिक ने कब बताया था, 1900 में, अर्ली 1900, और जेम्स जीन्स ने कब बताया था, 1905 में। सन 1900 के शुरुआती दौर में कौन आ गया था भाई, रेलिक जीन लॉ। लेकिन उसके अंदर फिर क्या आ गया, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ओके, तो ये चीज़ भाई मैक्स प्लैंक के दिमाग में, कि मैक्स प्लैंक ने सोचा कि इसको भाई कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक तरह से चीज़ है। तो जो जर्मन फिजिसिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम को, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ से लेके लॉन्गर वेवलेंथ तक पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया एक्यूरेटली। लेकिन उसके लिए जो बात उन्होंने मानी, उस पर इतना डिस्प्यूट खड़ा हो गया भाई कि साइंटिफिक कम्युनिटी में बड़ी तुतुमे में शुरू हो गई। उन्होंने ये मान लिया कि भाई जो ब्लैक बॉडी जिन ऑसिलेटर्स से मिलकर बनी हुई है, वे ऑसिलेटर्स कोई भी एनर्जी नहीं रख सकते। वो उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हुए कुछ
डिस्क्रिएट वैल्यू ही रख सकते हैं। तो मान लिया फ्रीक्वेंसी वही न्यू फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की, तो उनकी एनर्जीज क्या हो सकती हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी हो सकती है एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू। और अगर एनर्जीज क्या है डिस्क्रिएट, तो एनर्जी निकलेगी कैसे फिर भाई, डिस्क्रिएट फॉर्म में ही क्या होंगी एनर्जी निकलेगी। यानी कि अगर जो ऑसिलेटर हैं ब्लैक बॉडी के वो डिस्क्रिएट वैल्यू रख सकते हैं, अगर उसकी एनर्जी 2h न्यू हो और उसकी एनर्जी भी क्या हो जाए h न्यू आ जाए, तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा h न्यू। अगर उसकी एनर्जी भाई 3h न्यू हो और उसकी एनर्जी 1h न्यू रह जाए, तो वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा बताओ, 2h न्यू, इजंट इट। तो जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया भाई, मैक्स प्लैंक के सामने जब भी प्रॉब्लम आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो मैक्स प्लैंक ने ये सोचा, मैक्स प्लैंक ने जो चीज़ मानी उसने भाई साइंटिफिक कम्युनिटी को बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने ये माना, क्योंकि उससे पहले क्या मानते थे कि क्लासिकल फिजिक्स रेडिएशन को मानती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जितनी भी वेव्स होती हैं वो सारी वेव्स क्या होती हैं कॉन्टिन्यूस। एक सिंगल वेव आपको दुनिया के अंदर डिसकॉन्टिन्यूस नजर नहीं आएगी। अगर मैं आपको इसको ऐसे बताना चाहूँ, आप ये मान लिया दीवार के उस हिस्से से मैंने एक रस्सी बांध दी, ठीक है, और रस्सी का एक एंड भाई मैंने यहाँ पर एक इस हाथ में पकड़ रखा है। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो इसके अंदर ऐसे वेव्स बनती है ना। मान लिया रस्सी यहाँ बंधी हुई है और यहाँ पर हमने भाई रस्सी का एक सिरा ऐसे कर दिया, तो उसके अंदर ऐसे वेव्स बन जाएंगी ना भाई, इजंट इट। अब आप ये बताएं, क्या कभी ऐसा होता है कि 1 फीट तक वेव्स हों, फिर फ्लैट सरफेस हो, फिर रस्सी फ्लैट हो जाए, फिर वेव्स हो? कभी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। पूरी रस्सी में या तो वेव है या पूरी रस्सी के अंदर वेव नहीं है। तालाब में जब आप एक पत्थर डालते हो तो उससे लहरें बनती हैं, लहरें निकलती हैं, और वो जो वेव्स निकलती हैं वो कैसे होती हैं कि भाई वेव जब ट्रैवल करती हैं तो वेव कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल करती हैं, मतलब कॉन्टिन्यूसली आपको नजर आएंगे। वो ऐसा नहीं होएगा कि भाई जो वेव बनी है कि भाई 5 मीटर तक तो वेव है, फिर फ्लैट सरफेस है पानी की, फिर उसके बाद फिर से वेव, ऐसा नहीं होगा। वो वेव क्या बोलते हैं, यहाँ से जो वेव निकल रही हो लगातार पूरे तालाब में हर जगह होती है। वेव्स में हमेशा क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी। तो ये जो क्या बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी थी भाई, ये क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर थी। हालांकि वाइन लॉ भी क्या था, क्लासिकल फिजिक्स से भी आया, वो भी क्लासिकल फिजिक्स से ही आया था, ठीक है। लेकिन असली दिक्कत वही अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स के जो रूल्स थे बिल्कुल हमने सही फॉलो किए थे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग भाई ज़्यादा और ज़्यादा एनर्जी एमिट होनी चाहिए जैसे जैसे हम अप्रोच करें अल्ट्रावायलेट रीजन को। तो वो इतनी बड़ी दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स क्या मानती है, रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वेव्स क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। यानी जब कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है या वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करती ही एब्जॉर्ब करती है। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉन्टिन्यूस होती हैं, यानी कि वो, और तो उनकी फॉर्म में जो एनर्जी है उसको वो कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब या एमिट करने लग रही है। तो क्लासिकल फिजिक्स का प्रेडिक्शन क्या है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली। और क्यों होता है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होने लग रही है वो वेव्स की फॉर्म में एमिट होने लग रही है भाई। और वेव्स क्योंकि क्या होती है, कॉन्टिन्यूस, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन भी क्या होने लग रहा है, कॉन्टिन्यूस। तो प्लैंक्स ने मान लिया कि जो ब्लैक बॉडी वो किससे मिलकर बनी हुई है, ऑसिलेटर से, और ऑसिलेटर्स कोई भी एनर्जी नहीं रख सकते, वो उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हुए कुछ खास, कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही रखेंगे। और अगर ऑसिलेटर्स कुछ डिस्क्रीट वैल्यू रखेंगे तो वो एमिट भी क्या कर सकते हैं, कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या कहता है, द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ स्टेट्स दैट द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस continuously but discontinuously in the form of packets of energy called quanta. The energy of each quanta is given by the relation E is equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the radiation. इन क्या बोला भाई, क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी डिसकॉन्टिन्यूसली और पैकेट्स के फॉर्म में, और एक पैकेट की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू, और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड फिर क्या होगी भाई, एच न्यू का होल नंबर मल्टीपल, यानी कि एन एच न्यू, 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू। ठीक है, तो भाई ये था प्लैंक्स का नियम। अब एक बार हम देखते हैं प्लैंक्स लॉ है क्या। तो उसके जो क्वांटम कॉन्सेप्ट थे उनको यूज़ करते हुए प्लैंक्स ने ये रूल दिया। प्लैंक्स ने स्टार्टिंग के अंदर जो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला पहले दिया था
और इसका डेरिवेशन बाद में दिया था। तो पहले देखते हुए अब प्लैंक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, ई लैम्डा यानी कि एमएसवी पावर, अच्छा ये C1 C2 वो C नहीं है भाई, वो C आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है C1 C2, यहाँ पर ये C है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो एमएसवी पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज 8 पाई एच सी बाई लैम्डा रेज टू द पावर 5 1 बाई ई रेज टू द पावर एच सी बाई के टी लैम्डा -1। तो इसको बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ओके, एक बार आप इसका थ्योरेटिकल प्लॉट देखो, थ्योरेटिकल प्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा कि ये है एक्सपेरिमेंटल प्लॉट, और एक्सपेरिमेंटल प्लॉट के बिल्कुल साथ साथ पूरे रीजन में कौन चल रहा है, प्लैंक का प्लॉट, जो भी मैक्स प्लैंक का जो भी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन, और वाइन की प्रेडिक्शन थोड़ा से नीचे है। यहाँ पर है वाइन की प्रेडिक्शन, यानी कि सबसे नीचे क्या है, वाइन की प्रेडिक्शन। ये दो लाइन भाई क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मर्ज की हुई है बिल्कुल, ठीक है। इनमें एक एक्सपेरिमेंटल है और एक क्या है, मैक्स प्लैंक का भाई जो थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रा है वो। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरे वेवलेंथ डोमेन पे इसने उसको भाई एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और ये देखो आप, ये क्या है, रेलिक-जीन लॉ। आप ये देखें, ये आपका ये जो ब्लू लाइन है, ये 5800 केल्विन पे क्या है भाई, मैक्स प्लैंक की प्रेडिक्शन, और यही एक्सपेरिमेंटल पैटर्न भी है। तो आपको साफ नजर आ रहा है भाई कि मैक्स प्लैंक की जो प्रेडिक्शन थी वो एग्जैक्टली मैच कर जाती, किसको, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा को एग्जैक्टली मैच करती है। यहाँ तक तो प्लैंक्स की प्रेडिक्शन, मैक्स प्लैंक की प्रेडिक्शन और वाइन की प्रेडिक्शन बराबर हैं। इसके बाद देखो मैक्स प्लैंक की प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंटल से मैच करती है, लेकिन वाइन की जो ये पिंक लाइन है थोड़ा नीचे है, ये इससे मैच नहीं करती, थोड़ा इसके अंदर डेविएशन है। और ये देखो ये रेलिक-जीन का जो भाई रेडिएशन लॉ है उसकी प्रेडिक्शन है। तो इनमें आपको भाई डिफरेंस आपको देखने को मिल गया, गुड। अच्छा भाई एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी देखो कि मैक्स प्लैंक का जो प्लॉट है और जो वाइन का प्लॉट है, ये दोनों यहाँ तक तो बिल्कुल मैच करते हैं। उसके बाद वाइन का प्लॉट एमएससी पावर्स को कम करता है प्रेडिक्ट, इजंट इट। लेकिन लैम्डा मैक्स दोनों ने ऑलमोस्ट क्या किए हैं, उस जगह पे दिखाए हैं। इसको आगे हम यूज़ करेंगे, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अच्छा भाई एक बात और भाई, अब आप यहाँ से जो रेलिक-जीन लॉ है, आप प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से ही रेलिक-जीन लॉ भी कर सकते हो डिराइव, क्योंकि रेलिक-जीन लॉ ने बहुत ही हायर वेवलेंथ पे तो भाई स्पेक्ट्रा को थोड़ा बहुत उसने भाई जस्टिफाई किया ही था। तो हम यहाँ पर भी ये प्रूव करेंगे कि रेलिक-जीन लॉ भी और वाइन रेडिएशन लॉ भी दोनों किसके स्पेशल केस हैं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के। क्योंकि वाइन्स लॉ ने एग्जैक्टली कहाँ किया था प्रेडिक्ट, लोअर वेवलेंथ रीजन में, शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में, और रेलिक-जीन्स लॉ ने कहाँ किया था प्रेडिक्ट भाई, बहुत ही लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में। तो आप ये बताओ पहले आप भाई, अगर लैम्डा बहुत ही कम है तो लैम्डा टी बहुत कम होएगा, तो अगर लैम्डा टी कम होगा तो के लैम्डा टी कम होगा, और के लैम्डा टी कम होएगा तो भाई ई की पावर क्या आएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी तो इसके मुकाबले फिर आप भाई ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आप 1 को कर सकते हो नेगलेक्ट। तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया भाई। और यही तो क्या है, वाइन्स रेडिएशन लो। बस उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने 8 पाई एच सी को C1 बोल रखा है, और जो क्या बोलते हैं HCy उसको उन्होंने क्या बोल रखा, C2 बोल रखा है। आ गया ना हमारे पास। और लैम्डा टेगर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपने भी देखा था कि रेलिक-जीन लॉ भी एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में, ठीक है। तो लैम्डा हमको बहुत हाई करना पड़ेगा। तो अगर लैम्डा आपने बहुत ही ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर लैम्डा टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और लैम्डा टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ई की पावर बहुत छोटी हो जाएगी भाई। और अगर ई की पावर बहुत छोटी होगी तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो ई की एक्स की टर्म में। अब आपने एच सी बाई जो भाई एच सी बाई के टी है, आपने इसे क्या मान लिया, ई की, आपने इसको एक्स मान लिया, तो आप इसको भाई ई की एक्स के थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हो। 2 टर्म्स तक आप इसको भी एक्सपेंड कर लो तो बताओ क्या हो जाएगा। तो ई रेज टू द पावर एच सी बाई के टी लैम्डा, बताओ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच सी बाई के टी लैम्डा। अगली टर्म्स को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ई की पावर एच सी बाई के टी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो यहाँ पर पुट करो आप। तो जब आप इसको यहाँ रखोगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब 1 से 1 माइनस हो गया भाई, 0 हो जाएगा ना। और ये फ्लिप हो जाएगा, के टी लैम्डा ऊपर पहुँच जाएगा, एच सी नीचे रह जाएगा। एच सी से एच सी कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 8 पाई के टी, नीचे रह गया भाई आपका लैम्डा की 4, और लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल भाई, आ गया ना। ये बताओ क्या था आपका, रेलिक-जीन लॉ आ गया ना आपको भाई समझ में। तो भाई अब हम एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं कि आप इस लॉ को डिराइव कैसे करोगे। डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स
रेडिएशन लॉ। तो भाई सबसे पहले आप क्या मान लें कि जो ब्लैक बॉडी है वो मिल के बनी हुई है लीनियर ऑसिलेटर्स से। सपोज दैट द ब्लैक बॉडी इज कंसिस्टेड ऑफ लीनियर ऑसिलेटर्स एंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यू 0 HNu 2 HNu 3 HNu एंड NHNu। यानी कि भाई जो ब्लैक बॉडी वो लीनियर ऑसिलेटर से मिलकर बनी हुई है और जो क्या एनर्जी रख सकते हैं 0 HNu 2 HNu 3 HNu यानी कि NHNu। अब आप क्या मानो भाई, अगर N0 N1 N2 ठीक है एंड सो ऑन क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम विद एनर्जी 0 HNu 2 HNu ठीक है, यानी कि 0 एनर्जी वाले क्या है N0, HNu एनर्जी वाले क्या है N1 ऑसिलेटर्स, 2 HNu वाले क्या है N2 ऑसिलेटर्स। ठीक है, तब आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम बताओ क्या हो जाएंगे, बताओ N0 N1 N2 N3। ओके, अब आप ये बताओ कि भाई मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे हमको ये पता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विद एनर्जी ER क्या होते हैं NR, और इसको हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, N0 इज इक्वल टू E रेज टू द पावर ER बाई KT। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का भाई एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, ये हमको पता है। तो अब इक्वेशन 11 को आप इक्वेशन 10 के अंदर आप यूज़ करें तो बताओ N0 तो वैसे ही रह जाएगा। अब बताओ N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की पावर HNu बाई KT, क्योंकि भाई इनकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी आपने यूज़ करनी पड़ेगी ना, N2 ऑसिलेटर्स की एनर्जी क्या है 3 HNu, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N0 इंटू E की पावर 3 HNu बाई KT। N4 ऑसिलेटर्स की एनर्जी क्या है 4 HNu, तो यहाँ पर फिर वही क्या हो जाएगा N0 इंटू E की पावर -4 HNu बाई KT और एंड सो ऑन आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आप इसमें से N कॉमन निकाल लो, N0 आपने कॉमन निकाला, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा 1 प्लस E की पावर -HNu बाई KT, E की पावर -2 HNu बाई KT, E की पावर -3 HNu बाई KT, इजंट इट। अब आप ये देखें कि इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो भाई। जब आपने इसको मान लिया x, HNu बाई KT को आपने क्या मान लिया x, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस E की पावर -x, 1 प्लस E की पावर -2x, E की पावर -3x एंड सो ऑन। ओके, और ये किसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस E की पावर -x की पावर -1 का एक्सपेंशन होता है भाई। तो x क्या था, तो 1 माइनस E की पावर -x क्या था HNu बाई KT, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। टोटल एनर्जी आप बताओ भाई अब कैसे निकालोगे। अब N1 ऑसिलेटर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें उनकी एनर्जी से, N2 ऑसिलेटर को मल्टीप्लाई कर दें उनकी एनर्जी से, N3 ऑसिलेटर्स को मल्टीप्लाई करें उनकी एनर्जी से, तो N1 ऑसिलेटर मल्टीप्लाई बाई HNu, N2 ऑसिलेटर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 HNu एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपने HNu कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा N1, यहाँ से HNu कॉमन गया तो 2N2, यहाँ से HNu कॉमन गया, ये बच गया हमारे पास 3N3 4N4। अब N1 N2 N3 N4 की वैल्यू जो आपने भी निकाली थी पीछे, वो आप यहाँ पुट कर दो। इनमें से फिर आपने भाई N0 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर आपके पास क्या बच गया भाई E की पावर HNu बाई KT माइनस का 2 इंटू E की पावर -2 HNu बाई KT, 3 इंटू E की पावर -3 HNu बाई KT। अब इनमें आपको भाई एक चीज़ नजर आ रही होगी, E की पावर HNu बाई KT भी कॉमन है, ये भी कॉमन निकाल लिया अंदर, फिर ये बच गया भाई। अब E की पावर HNu बाई KT को आप बोल दो x, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर। ओके, तो ये आपका भाई ये किसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस x की पावर -2 का क्या होता है भाई एक्सपेंशन। अब आप ये बताएं कि भाई अब आपने 1 माइनस x की पावर -2, देखो आपने भी ये निकाला था, तो भाई ये आप लिख दें, ठीक है, कि 1 माइनस x की पावर -2, तो 1 माइनस E की पावर -HNu बाई KT। तो ये अब किसका एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन होता है 1 माइनस x की पावर -2। अगर मैं इसको नीचे लिखूं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख दो भाई, और x को फिर इससे भाई रिप्लेस कर दो। अब बताओ टू फाइंड दी टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, तो पर ऑसिलेटर एवरेज एनर्जी कैसे निकलेगी, तो अगर आप टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ ऑसिलेटर से आप डिवाइड कर देते तो आपके पास क्या जाएगी एवरेज एनर्जी। अब ये बताओ क्या है भाई टोटल एनर्जी, इसको आपने क्या किससे आपने इसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड कर दिया। अब बताओ आपके पास क्या आ गया, अब n ये था भाई, ये n की वैल्यू ये होती है, इसको आपने क्वेश्चन 15 में पुट कर दिया, तो ये हमारे पास
अब तो देखो n नॉट से n नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आपका आ गया h न्यू, थोड़ा आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास बनेगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो e बार की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आप इस नीचे वाले को डिवाइड कर दो अब e की e रेज टू द पावर माइनस h न्यू बाई के टी से, तो ये तो हो जाएगा आपके पास भाई 1 बाई ई रेज टू द पावर h न्यू बाई के टी माइनस h न्यू बाई, टू पर आके ये बताओ क्या हो जाएगा भाई प्लस का, और ये इससे कैंसिल होकर हो जाएगा 1। अब इसको आपने क्या करना है, अब ये जो आ गया इससे अब इसको कैसे हासिल करना है, ओके। अब आप जो ये डिनोमिनेटर है इसको आप डिवाइड करें और इसको मल्टीप्लाई करें e की पावर माइनस h न्यू बाई के टी से, तो यहाँ पर तो आपका आ जाएगा e की पावर माइनस h न्यू बाई के टी, उससे कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा जो e की पावर माइनस h न्यू बाई के टी जिससे आपने इसको डिवाइड किया है वो इसके भी नीचे आएगा और इसके नीचे भी आएगा, इसको ये 1 कर देगा और इसके नीचे आएगा जब ये, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 17 दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज नॉट के टी। अब ये आप ध्यान रखना भाई कि क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती थी कि एवरेज एनर्जी क्या होगी के टी, लेकिन यहाँ से आपको भाई साफ साफ ये चीज़ मालूम पड़ने लग रही है कि एवरेज एनर्जी के टी नहीं है ये। अब ये आपको पता है भाई कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू में बताओ कितने होते हैं, इसके बराबर, ठीक है। और एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर क्या होती है ये वाली, तो आप ये बताएं कि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज फ्रीक्वेंसी में टोटल एनर्जी कितनी होएगी। इसको आपने भाई इक्वेशन 17 को आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे भाई, इक्वेशन 18 से। बताओ भाई ये आपके पास क्या आ गई, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज में जो भाई एनर्जी होएगी, ठीक है। बताओ क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आती है 8 पाई न्यू स्क्वेयर सी क्यूब डी न्यू प्लस एच न्यू, इनको आपने भाई आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है वेवलेंथ में, अब वेवलेंथ में कन्वर्ट करने के लिए बताओ आप क्या करोगे, तो आप ये देखें अब न्यू क्या होता है सी बाई लैम्डा, अरे भाई आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, अगर न्यू ये है तो डी न्यू बाई डी लैम्डा क्या होगा, ये होगा सी बाई लैम्डा स्क्वेयर, डी लैम्डा आपने साइड फेंक दिया तो डी न्यू की भी तो बताओ वैल्यू क्या आती है, सी बाई लैम्डा स्क्वेयर इंटू डी लैम्डा। अब डी न्यू को आपने रिप्लेस कर दिया डी लैम्डा से, और यहाँ भी आपने डी न्यू को आपने रिप्लेस कर दिया किससे भाई, डी लैम्डा से। डी न्यू को आपने रिप्लेस करना है बताओ किससे, माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वेयर डी लैम्डा से। अरे भैया अब अगर न्यू की वैल्यू सी बाई लैम्डा है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी न्यू बाई डी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अरे भैया लैम्डा की पावर -1 है, ये वास्तव में क्या है सी इंटू लैम्डा की पावर -1 है, तो -1 आ गया जाएगी और एक पावर से कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सी लैम्डा की पावर -2, तो डी न्यू बाई डी लैम्डा क्या आएगा, माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर, डी लैम्डा को साइड फेंक दिया तो ये आएगा हमारे पास, तो डी न्यू क्या आएगा हमारे पास माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, ठीक है। और न्यू क्या है सी बाई लैम्डा, तो न्यू को तो आपने रिप्लेस कर दिया सी बाई लैम्डा से, और डी न्यू को आपने रिप्लेस कर दिया माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा से, तो आपके पास बन जाएगी ये इक्वेशन। अब एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी भाई, ये तो क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी है, तो डी लैम्डा आप हटा दें बेशक, बताओ क्या गया हमारे पास 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की 5 1 बाई ई की पावर एच सी लैम्डा के टी -1, जो कि आपकी भी पॉपुलर फॉर्म है किसकी, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की। और अब आप यहाँ पर ये देखिए भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर ये तो क्या है C1, 8 पाई एच सी क्या आपके पास C1, और एच सी वाई के आपके पास क्या है C2, तो इसकी एक और पॉपुलर फॉर्म ये भी होती है। अब इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो, यानी जब जो कांस्टेंट थे C1 और C2, यानी कि प्लैंक्स ने जो ये भाई कांस्टेंट किए प्रिडिक्ट, यानी कि 8 पाई एच सी की जो मल्टीप्लाई है जो होती है जब आपने एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रम को फिट किया, ठीक है, और C1 की जो वैल्यू आती है आइसोथर्मल जो भाई कर्व थे, ठीक है, वो उनसे भी वही आती है जो इसकी आती है। जब आप इस इक्वेशन से फिट करते हो एक्सपेरिमेंटल डेटा को, तो जो C1 C2 की वैल्यू आती है वही वैल्यू प्लैंक्स की वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि भाई प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जिनके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो ही होती है। तो हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो पहली बात तो ये थी कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ने इस स्पेक्ट्रा को पूरे फुल वेवलेंथ डोमेन में इसने इसको भाई एक्सप्लेन किया है। ये नहीं है कि इसने भाई इसको पार्शियली एक्सप्लेन किया हो, यानी कि जब आप 4000 केल्विन पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हो और उसको प्लॉट करते हो, और जब आप 4000 केल्विन
प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में फिल करके और फिर वेवलेंथ की वैल्यू पुट करते गए इक्वेशन में, और थ्योरेटिकली जो MSc पावर की वैल्यू होती हैं उनको आपने जब प्लॉट किया तो जो ग्राफ आया वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा से मैच कर जाता है। तो एक तो अच्छी बात है देखिए, इसने भाई पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी क्या है, चेंज ऑफ कलर विद टेम्परेचर। अब इसने टेम्परेचर पे जो कलर का वेरिएशन उसको इसने कैसे एक्सप्लेन किया। चलो पहले में एक बारी जो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये मैंने आपको बताया था भाई कि क्या होता है, जब आप T1 पे ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम का जो लैम्डा मैक्स होता है T2 पे घट जाएगा, T3 पे और भी घट जाएगा क्योंकि T3 ज़्यादा है, T2 कम है, T1 सबसे कम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उनके लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट होते हैं, और अगर लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट होएगा तो भाई कलर में तो चेंजमेंट आना ही है, इजंट इट। तो यहाँ से इसने वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया भाई, जो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने जो बात बताई थी कि भाई लैम्डा क्या बोलते हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ पे आता है लैम्डा मैक्स टेम्परेचर बढ़ने से, यहाँ से भी भाई ये बात प्रूव हो जाएगी। ये किसका एक्सप्रेशन है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का। अब ये बात आपको पता है कि लैम्डा मैक्स होता कहाँ पर हमेशा, अरे भाई लैम्डा मैक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसके ऊपर MSc पावर क्या है, MSc पावर मैक्सिमम, ठीक है। तो जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम होता है वहाँ पर स्लोप क्या होता है, जीरो। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। अगर मुझे ये पता करना हो कि किस लैम्डा की वैल्यू पे MSc पावर मैक्सिमम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव और जीरो के कुल पुट करना पड़ेगा, उससे हमारे पास वो वेवलेंथ आ जाएगी जिस पे MSc पावर क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका भाई क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर ए मैंने क्या मान रखा है HCy के, तो इसका ये क्या है डिफरेंशिएशन, और इसको मैंने इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया। लैम्डा टी के अलावा हर चीज़ मैंने दूसरी तरफ फेंक दी, और इसको जब मैंने वही सॉल्व किया तो मेरे पास लैम्डा मैक्स इंटू टी की वैल्यू क्या आएगी, 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो फिर से वही क्या है, तो लैम्डा मैक्स इंटू 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि लैम्डा मैक्स और टी क्या है, इनकी मल्टीप्लाई क्या होती है, कॉन्स्टेंट, ओके। यानी कि टी बढ़े तो लैम्डा मैक्स घटेगा। अच्छा, अब कलर के बारे में मैं आपको बताऊँ, कलर आप आमतौर पर मानते हो कि एग्जैक्ट कलर जो पता करते हैं वो ऐसे पता नहीं करते कि कोई चीज़ वही ग्रीन क्यों नज़र आती है। ओके भाई, कलर के लिए देखो सिंपल ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं कलर भाई कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कि उसमें आप क्या करते हो कि भाई कोई रेडिएशन फलां कलर एब्जॉर्ब करे, कोई अगर भाई चीज़ ये कलर एब्जॉर्ब करते तो वो ऐसे अपीयर होएगी, ये कलर एब्जॉर्ब करते तो ऐसे अपीयर होएगी। एग्जैक्ट कलर निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और तब उससे आपको भाई दो नंबर मिलते हैं, उनको बोलते हैं कलर कोऑर्डिनेट्स। आप ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा भाई कि ये ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम है, 3500 पे, 4000 पे, 4500 पे, 5000 पे और 5500 पे। तो आपको साफ नजर आने लग रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इनके लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इनके एमिशन स्पेक्ट्रम से कलर कैसे निकलते हैं, तो कलर कैसे निकलता है कि जो ये एमिशन स्पेक्ट्रम इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट करने पर आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि भाई कौन सा कलर कितनी अमाउंट में है और उनके मिक्सचर से किस तरह का रिजल्टेंट कलर हमको अपीयर होएगा, ओके। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास कुछ नंबर आते हैं। मान लिया आपने कोई भी एमिशन स्पेक्ट्रा, यहाँ पर तो खैर ब्लैक बॉडी का एमिशन स्पेक्ट्रा है, मान लिया आपने कोई भी एमिशन स्पेक्ट्रा है, आपने उसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो आपके पास नंबर आते हैं, एक्स आपके पास आता है 0.4 और वाई मान लिया आपके पास आता है 0.5। आप यहाँ पर आप देखें, इसको बोलते हैं CIE 1931 डायग्राम, ये भाई इसको कलर कोऑर्डिनेट डायग्राम बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 0.4 और वाई कहाँ चलना है फिर आपने 0.5। तो 0.4 की सीध में यहाँ पर और 0.5 की, तो 0.5 की सीध में, तो ये तो है भाई 0.5, और यानी कि ये आप यहाँ से आप देखो तो यहाँ वो उसका जो कलर होएगा उस चीज़ का वो ग्रीन होएगा। अब मान लें कि कोई कंपाउंड है, उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, जब आपने इंटीग्रेट किया उसके एमिशन स्पेक्ट्रा को कंप्यूटर से, जनरली होता क्या है, थर्मल रेडिएशन तो आपको पता है भाई ऑलमोस्ट पूरे विजिबल रेंज के अंदर ही होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो सकती है, तो हो सकता है उसका लैम्डा मैक्स इंफ्रारेड में हो, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में हो सकता है कलर कहाँ पर एमिट होते हो, विजिबल रेंज के अंदर। तो एग्जैक्ट कलर पता करने के लिए आपको भाई स्पेक्ट्रा को इंटीग्रेट करना पड़ता है, एमिशन स्पेक्ट्रा को, ओके। मान लिया आपने किसी का एमिशन स्पेक्ट्रा इंटीग्रेट किया और एक्स की वैल्यू आती है 0.2 और वाई की वैल्यू आती है 0.2। इसका मतलब भाई आप एक्स चलोगे 0.2 और वाई चलोगे आप 0.2, तो 0.2 की सीध में ये रहा और 0.2 की सीध में ये रहा।
यानी कि यहाँ पर आपको नहीं जो ये ब्लूइश रीजन दिख रहा है, ये ऐसा एक जो भाई लाइट ब्लू है, बिल्कुल ऐसा उस चीज़ का आपको कलर आपको अपीयर होएगा। समझे बात? तो सिमिलरली भाई आपको जब किसी का भी एग्जैक्ट कलर पता करना होता है तो आपको CIE कलर कोऑर्डिनेट डायग्राम से ही मालूम होता है। और उसके लिए करते क्या है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा उसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलते हैं तो कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, उनको फिर इस डायग्राम के ऊपर लोकेट करते हैं। अगर वो दो कोऑर्डिनेट भाई ग्रीन रीजन में पड़ते हैं तो कलर ग्रीन होएगा, वो दो कोऑर्डिनेट कहाँ पड़ते हैं ब्लू में तो ब्लू होएगा, रेड में तो रेड होएगा, पिंक में तो पिंक होएगा, व्हाइट यहाँ पर ये व्हाइट रीजन होता है। आपको यहाँ पर वही नजर नहीं आ रहा। तो आप ये देखें कि 3000 केल्विन पे जब आपने एमिशन स्पेक्ट्रा को इंटीग्रेट किया, फिर आपने 4000 पे, फिर तो यहाँ पर ये ब्लैक बॉडी के लोकस शो कर रखे। तो आपको नजर आ रहा है कि 1500 केल्विन पे जब ब्लैक बॉडी को आप हीट करते हो तो उससे जो रेडिएशन निकलता है उसको जब आप इंटीग्रेट करते हो और उससे आपके जो कलर कोऑर्डिनेट डायग्राम बनते हैं वो कलर कोऑर्डिनेट्स कहाँ पड़ते हैं, यहाँ पर। यानी कि आपको रेडिश ऑरेंज नजर आएगा, 2000 पे ऐसा कलर आएगा, 2500 पे ऐसा कलर, 3000 पे ऐसा कलर, 4000 पे आपका ऐसा कलर, फिर देखो 6000 पे ऐसा, और भाई 10000 पे ऐसा। और अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो आप देखो ब्लू रीजन में, यानी कलर उसका व्हाइट से क्या हो जाएगा, ब्लू। ओके, तो फाइनली इसकी जो भाई लास्ट की एप्लीकेशन वो देख लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। फोर्थ पावर लॉ, शुरुआत में स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने हमको वही बताया था ना, तो इस लॉ को जस्टिफाई करना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था भाई 2000 केल्विन पे ये स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी का, और ये क्या भाई 4000 केल्विन पे स्पेक्ट्रम है एक्सपेरिमेंटल। तो अगर आप 2000 केल्विन पे स्पेक्ट्रा है जो उसका एरिया निकालोगे तो ये एरिया मान लिया कितना बताओ भाई, A सबस्क्रिप्ट 2000 केल्विन, और 4000 केल्विन पे एरिया कितना मान लिया भाई, तो इसके अंडर जो एरिया होगा वो एरिया इस एरिया का 16 टाइम्स होएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है डबल, तो एरिया क्या होगा 16 टाइम्स, तो ताकि भाई टोटल जो रेडिएटेड एनर्जी है वो 16 टाइम्स होती है, हमको पता है। यानी कि एरिया अंडर द कर्व एट 4000 केल्विन इज 16 टाइम्स देन एरिया अंडर द कर्व एट 2000 केल्विन। ओके, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को प्रूव करना, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बात करता है टोटल एमिसिव पावर की। तो टोटल एमिसिव पावर कैसे निकलती है, जो एमिसिव पावर का फंक्शन है टेम्परेचर और वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग, उसको आपने इंटीग्रेट कर देना है फुल वेवलेंथ डोमेन के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगी टोटल एमिसिव पावर। ठीक है, लेकिन ई लैम्डा अब की बारी भैया आपने वाइन का नहीं पुट करना है, यहाँ पर आपने अब की बारी एमिसिव पावर किसकी पुट करनी है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से, ये हमने पुट कर दी भाई। ठीक है, लैम्डा टी आप क्या मान लो x, और यहाँ से फिर आप भाई डी लैम्डा भी आप निकाल सकते हो, डी लैम्डा बताओ क्या हो जाएगा, dx बाई टी। तो लैम्डा टी क्या पुट कर दो x, और डी लैम्डा क्या होगी dx बाई टी होगी, और यहाँ पर लैम्डा की 5 क्या होगा x5 बाई टी की 5, तो यहाँ पर t की 5 आता और यहाँ पर t आता, तो t से t कैंसिल, ये t की 4 हो गया भाई। तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है टोटल एमिसिव पावर क्या भाई प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की 4th पावर की। और भाई ये ग्राफ भी दे रखा है, देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो टोटल एमिसिव पावर देखो भाई किस रफ्तार से बढ़ रही है, बहुत ही शार्प कर्व हुई, यानी कि टेम्परेचर डबल होती है एमिसिव पावर क्या हो जाएगी 16 टाइम्स। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ आपके सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।